राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जो राजघरानों के षड्यंत्र, भाईचारे की कसौटी और एक मासूम राजकुमारी के संघर्ष की दास्तान है। इसमें प्रेम भी है, विश्वासघात भी और न्याय की जीत भी। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है जब हमारे देश में राजे महाराजे हुआ करते थे। भारत के किसी द्वीप पर कावेरी नगर नाम का एक विशाल और समृद्ध राज्य था। वह नगर अपने आप में अनूठा था। वहां की जनता बेहद मेहनती और बलवान थी। उस पूरे राज्य में एक भी भिखारी नहीं था, एक भी गरीब नहीं था। इसका कारण था वहां के राजा का एक सख्त नियम यह था कि कोई भी इंसान बेकार बैठकर समय बर्बाद नहीं करेगा। जिसके पास काम हो वह पूरी लगन से काम करे और जिसके पास काम ना हो वह सीधा राजमहल पहुंचे। राजा उसे काम देंगे, यही व्यवस्था थी वहां की। राजा का नाम था चक्रधर सेन। वे एक प्रजापालक, दयालु और न्यायप्रिय राजा थे। अपनी प्रजा से उन्हें बेहद प्रेम था। राजा की रानी 2 पुत्रों को जन्म देकर इस दुनिया से चल बसी थी। राजा ने अपने दोनों बेटों को बड़े प्यार और लाड से पाला था। बड़े बेटे का नाम अमर था। अमर बेहद आलसी स्वभाव का था। पूरा दिन वह महल में पड़ा रहता और सिर्फ खाने के समय इधर उधर घूम लेता। छोटे बेटे का नाम सुंदर था। राजकुमार सुंदर, बुद्धिमान, फुर्तीला और हंसमुख था। 16 साल की उम्र में ही वह जंगल में शिकार करने निकल जाता और शाम तक लौट भी आता। राजा अपने छोटे बेटे पर मन ही मन बहुत खुश रहते, लेकिन बड़े को देखकर उनका मन भारी हो जाता। समय की गति ऐसे ही चलती रही। धीरे धीरे दोनों राजकुमार जवान हो गए। अब राजा को दोनों के विवाह की चिंता सताने लगी। उन्होंने अपने कुल पुरोहित से इस बारे में विचार विमर्श किया। राजा ने कहा, महाराज जी, अब मैं चाहता हूं कि दोनों राजकुमारों का विवाह कर दो और यह राजपाट उन्हें सौंप दो। मेरी उम्र अब राजकाज संभालने योग्य नहीं रही। कुल पुरोहित बोले, महाराज, आपका विचार बिल्कुल उचित है। दोनों राजकुमार अब विवाह के योग्य हो चुके हैं, लेकिन मेरी पत्रिका के अनुसार पहले आपको बड़े राजकुमार का विवाह करना चाहिए। उसके 2 साल बाद छोटे के बारे में सोचिए। राजा बोले, पुरोहित जी, मैंने अपने मन की बात आपसे कह दी है। अब आप अपने स्तर से पता लगाकर पहले बड़े का विवाह करा दीजिए, उसके बाद छोटे का भी हो जाएगा। पुरोहित ने कहा, महाराज, मुझे यही सुनना था। कल ही मैं किसी उपयुक्त राजकुमारी की तलाश में निकल जाऊंगा और जल्द ही किसी अच्छे राजघराने में बड़ी राजकुमार का विवाह तय करा दूंगा। राजा चक्रधर बोले, गुरुदेव, मुझे आपसे यही उम्मीद है। आप अपने कार्य में सफल हो, ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है। अगले दिन राजपुरोहित राजकुमारी की खोज में निकल पड़े। उन्हें कुछ दिन पहले मटकीपुर राज्य के पुरोहित से पता चला था कि वहां के राजा चानू सिंह अपनी बड़ी राजकुमारी के लिए किसी योग्य राजकुमार की तलाश में है। राजपुरोहित ने सोचा कि सबसे पहले उन्हीं के पास जाना चाहिए। राजपुरोहित सबसे पहले राजा चानू सिंह के दरबार में पहुंचे। चानू सिंह ने पुरोहित को देखकर कहा, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम, कृपया आसन ग्रहण कीजिए। राजगुरु आसन पर बैठे और बोले, राजन, मैं एक विशेष प्रयोजन से आपके दरबार में आया हूँ। यदि आपकी अनुमति हो तो अपनी बात रखो। राजा चानू बोले, गुरुदेव, आप आज्ञा दीजिए। यह चानू सिंह आपकी हर आज्ञा का पालन करने को तैयार है। बताइए, मैं आपकी किस प्रकार सेवा कर सकता हूँ। राजगुरु बोले, राजन, मुझे पता चला है कि आप अपनी बड़ी राजकुमारी का विवाह करना चाहते हैं और एक उपयुक्त राजकुमार की खोज में है। मैं इसी विषय में बात करने आया हूँ। राजा बोले, गुरुदेव, आपने बिल्कुल सही सुना है। मैं बहुत दिनों से प्रयासरत हूँ कि मेरी बड़ी राजकुमारी का विवाह हो जाए, लेकिन अभी तक मेरी खोज पूरी नहीं हुई। राजपुरोहित बोले, राजन, मैं न केवल आपकी एक बल्कि दोनों राजकुमारियों के लिए 2 राजकुमारों का रिश्ता लेकर आया हूँ। क्या आप जानना चाहेंगे कि वे कौन है और किस राज्य से है। राजा चानू उत्सुकता से बोले, बताइए गुरुदेव, वे दोनों राजकुमार कौन है, उनके पिता का नाम क्या है, उनका खानदान कैसा है। राजगुरु बोले, राजन, ध्यान से सुनिए। दोनों राजकुमारों के नाम है सुंदर और अमर। वे कावेरी नगर के राजा चक्रधर के पुत्र हैं। वही चक्रधर जो जंगल में शेर से अकेले भिड़ गए थे। सोचिए, उनके पुत्र कैसे होंगे। अब आप बताइए, क्या आपको हमारा प्रस्ताव स्वीकार है। राजा चानू जैसे ही चक्रधर का नाम सुना,
वे बेहद प्रसन्न हो गए। दरअसल राजा चक्रधर और चाणू दोनों बचपन के मित्र थे। दोनों ने एक साथ गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण की थी। राजा बोले, महाराज, मैंने आपसे कहा था कि आप आज्ञा दीजिए। मैं हर परिस्थिति में आपकी आज्ञा का पालन करने को तैयार हूं। राजगुरु बोले, राजा चाणू, शादी ब्याह के मामले में मैं किसी को आज्ञा नहीं दे सकता। मेरे भी कुछ उसूल है। आप अपने स्वस्थ मन से बताएं, क्या आपको मेरा प्रस्ताव मंजूर है? राजा चाणू बोले, भला ऐसा कौन अभागा राजा होगा जो ऐसा रिश्ता ठुकरा देगा? गुरुदेव, मुझे आपका प्रस्ताव पूरी तरह से मंजूर है। अब बस आप एक दिन बता दीजिए, मैं उसी दिन अपने राजगुरु को भेजकर शुभ मुहूर्त निकलवा दूंगा। पुरोहित बोले, राजन, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप बस बारात की तैयारी कीजिए। हम अगले महीने के पहले पखवाड़े में ही बारात लेकर आएंगे। राजा बोले, जो आपकी आज्ञा गुरुदेव, मैं पूरी तैयारी कर लूंगा। राजगुरु वहां से अपने महल लौटे और यह खुशखबरी राजा चक्रधर को सुनाई। राजा चक्रधर बोले, क्या चाणू सिंह के यहाँ विवाह तय हुआ है? महाराज, उसने आपको बताया नहीं कि मैं उसका बचपन का मित्र हूं? राजगुरु बोले, राजन, चाणू ने ऐसा कुछ नहीं बताया। खैर, हमें उससे क्या लेना देना। आप दोनों की मित्रता थी, भगवान ने उसे रिश्तेदारी में बदल दिया। अब भला इससे अच्छा क्या हो सकता था? राजा बहुत खुश हुए। धीरे धीरे समय बीतता गया। आखिरकार विवाह का दिन भी आ गया। राजा चक्रधर ने अपने दोनों बेटों का विवाह बड़ी धूमधाम से कराया। पूरे नगर में उत्सव का माहौल था। दोनों राजकुमारों की पत्नियां महल में आ गईं। बड़ी राजकुमारी का नाम मैना था और छोटी का नाम नैना था। दोनों बहनें आपस में बेहद प्रेम करती थी। कुछ दिन बीतने के बाद राजा चक्रधर ने राजगुरु से विचार किया। राजा बोले, गुरुदेव, मुझे लगता है कि अब सही समय आ गया है। अपने राजकुमार को राजगद्दी सौंप देनी चाहिए। राजगुरु बोले, बिल्कुल राजन, आपकी सोच एकदम सही है। अब इससे अच्छा समय नहीं आएगा। आप कल ही अपने बड़े राजकुमार अमर को राजगद्दी सौंप दीजिए। अगले दिन राजा ने पूरे नगर में खबर फैला दी कि हमारे राज्य का अगला राजा राजकुमार अमर बनने वाले हैं। राजगुरु ने अमर का राज्याभिषेक कराया। राजगद्दी पर अमर विराजमान हो गए। पूरे महल में जश्न का माहौल था। धीरे धीरे रात का समय हुआ। राजा बने अमर ने अपने लिए अलग से एक विशेष आयोजन किया, जिसमें शराब और नर्तकियां दोनों बुलाई गई। राजा अमर ने जमकर जश्न मनाया और इतनी मदिरा पी ली कि उसे होश ही नहीं रहा। वह जिस नगर वधू को नृत्य के लिए बुलाया था, उसी के साथ संबंध बनाने की फिराक में लग गया। नगर वधू को यह आभास हो गया। वह चुपचाप वहां से निकल पड़ी। राजा अमर उसके पीछे दौड़ पड़ा। नगर वधू बहुत चतुर थी। वह अपना बचाव करते करते एक कमरे में चली गई। उस कमरे में पूर्व राजा चक्रधर और उनका छोटा राजकुमार मौजूद थे। नगर वधू राजा चक्रधर के पास खड़ी हो गई। तभी वहां नशे में धुत राजा बना अमर आ गया। राजा चक्रधर को सारा माजरा समझते देर नहीं लगी। उधर राजा अमर का नशा जैसे एकदम उतर गया। वह उल्टे पांव वहां से भाग खड़ा हुआ। राजा चक्रधर को समझ आ गया कि अगर मेरा राज्य इसके हाथों में रहा तो यह सब बर्बाद कर देगा। राजा चक्रधर ने तुरंत दरबार बुलाया और पुरोहित जी से कहा, राजगुरु, आप मुझे यह बताइए, मैं 40 साल से इस गद्दी पर बैठा हूं और आप भी 40 साल से राजगुरु के पद पर हैं। क्या इतने सालों में मैंने कभी भी मदिरा पान किया है? राजगुरु बोले, महाराज, आप कैसे मदिरा पी सकते हैं? हमारे राज्य में तो मदिरा पर पाबंदी है और वह काम आपने ही किया है। फिर आप कैसे मदिरा पी सकते हैं? राजा चक्रधर बोले, गुरुदेव, कल जिसका आपने राज्याभिषेक किया था, राजकुमार अमर मदिरा पान और नर्तकियों में लीन है। क्या वह इस गद्दी के लायक है? राजपुरोहित बहुत क्रोधित हुए। वे राजा से बोले, महाराज, अगर ऐसी बात है तो राजकुमार अमर को अभी पदच्युत किया जाता है और राजकुमार सुंदर को इस राज्य का राजा बनाया जाता है। राजा चक्रधर बोले, गुरुदेव, ये काम हमें पहले ही कर देना था। अब पूरे नगर में हंसी होगी कि राजा चक्रधर का बड़ा बेटा उसी के नियमों का उल्लंघन कर गया। राजगुरु बोले, राजन, कोई हंसी नहीं होगी। राजकुमार अमर को दंड मिल चुका है। उनके लिए इससे बड़ी सजा क्या होगी कि वे एक ही दिन में राजा के पद से हटा दिए गए। यह उनका दुर्भाग्य है। अगले दिन जब अमर ने सुना कि उसे पदच्युत करके छोटे भाई को राजा बना दिया गया है, वह मन ही मन बहुत खिन्न हुआ।
उसके मन में जलन की भावना उत्पन्न हो गई। वह शुरू से ही चाहता था कि किसी भी कीमत पर उसका छोटा भाई राजा न बने, परंतु उसकी ही गलती से उसका छोटा भाई राजा बन गया। उधर राजा सुंदर बेहतरीन ढंग से कावेरी नगर को चलाने लगे। धीरे धीरे समय का चक्र चलता रहा। 5 साल कैसे गुजर गए किसी को पता ही नहीं चला। उधर राजा चक्रधर अपने छोटे बेटे के राज्य चलाने की कला से पूरी तरह संतुष्ट हो गए। वे एक आश्रम में अपना ठिकाना बनाकर रहने लगे और भजन कीर्तन में लीन हो गए। समय के साथ राजा सुंदर को एक पुत्री होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो वहीं बड़े राजकुमार अमर को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पूरे महल में उत्सव का आयोजन हुआ। नगर के लोग खुशी से झूम उठे। उधर राजा का भाई अमर अपने पुत्र के जन्म से खुश नहीं था, बल्कि वह अपने भाई की पुत्री से बहुत दुखी था। उसे डर था कि कहीं भाई की बेटी आने वाले समय में राजगद्दी पर न बैठ जाए। उससे पहले ही मुझे उसे कहीं ठिकाने लगाना पड़ेगा, ताकि मेरे राजकुमार के लिए राजगद्दी का रास्ता साफ रहे। वह अब अपना अधिकतर समय इसी विषय में सोचने में बिता देता। एक दिन राजा सुंदर अपनी भाभी से बोले, भाभी माँ, मैंने जीते जी अपनी माँ को नहीं देखा है, परंतु कभी कभी मुझे लगता है कि आपके अंदर मेरी माँ झलक रही है। आप भैया को समझाइए कि वे मेरे साथ मिलकर राजकाज चलाने में मदद करें। मैं अकेले सब कार्य नहीं संभाल पाता। उनका साथ मिलेगा तो हमारा राज्य और भी उन्नति करेगा। बड़ी रानी बोली, देवर जी, मैं आज ही आपके भैया से बोलूंगी कि वे आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। इधर उधर समय बर्बाद करने से उन्हें कोई लाभ नहीं होने वाला। परंतु आपने एक बात कहकर मुझे अंदर से द्रवित कर दिया है। मैं आपकी माँ के समान ही हूँ। आप मुझसे कोई भी समस्या बता सकते हैं। मैं आपके साथ हमेशा खड़ी हूँ। राजा बोले, यह तो मेरा सौभाग्य है कि माता जैसी भाभी मिली है और लक्ष्मी जैसी पत्नी। मेरे ऊपर साक्षात भगवान की कृपा है। भाभी, आप भैया को जरूर समझाना। राजा सुंदर वहां से चले गए। शाम को अमर अपने कक्ष में आया। बड़ी रानी मैना उसी के इंतजार में बैठी थी। अमर को देखते ही बड़ी रानी बोली, आप एक राजा के भाई हैं और दिन भर इधर उधर घूमते रहते हैं। आपको चाहिए कि राजकाज चलाने में अपने भाई का सहयोग करें, परंतु आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अमर बोला, बड़ी रानी, आज अचानक क्या हुआ जो आप इतना उपदेश देने लगी? इतने दिन से तो आप कुछ नहीं बोली, परंतु आज कहां से आपको यह बात सूझी? बड़ी रानी बोली, मैं इतने दिन चुप थी, उसके पीछे एक कारण था। मैं नहीं जानती थी कि आपके भाई चाहते हैं कि आप उनके साथ काम करें। मैं समझती थी कि आपके भाई आपसे जलते हैं, परंतु वे आपको बहुत प्रेम करते हैं। अमर बोला, ऐसा क्या कर दिया भाई साहब ने कि आपको लगता है कि वे प्रेम करते हैं? बड़ी रानी बोली, कैसे न मानो, वे अपना कोई भी फैसला मुझसे पूछकर ही लेते हैं। वे कभी भी मेरी बहन से नहीं पूछते। उन्हें जो सलाह लेनी होती है एक बार मुझसे जरूर पूछ लेते हैं। आज वे मुझसे कह रहे थे कि भाभी, एक बार भैया को समझा दीजिए कि वे मेरे साथ मिलकर इस राज्य को चलाने में मदद करें। अमर बोला, बड़ी आई देवर वाली, वह धूर्त मगरमच्छ के आंसू बहा रहा होगा। उसे जब मेरी फिक्र ही रहती तो खुद राजगद्दी पर कभी नहीं बैठता। अगर वह गद्दी पर नहीं बैठा होता तो पिताजी को मजबूर होकर मुझे गद्दी से नहीं हटाना पड़ता। बड़ी रानी बोली, सब आपके जैसे निठल्ले नहीं होते। उन्होंने अपने पुत्र होने का फर्ज निभाया जो आप नहीं निभा पाए। राजा बनते ही आपको घमंड चढ़ गया था। छोड़िए सब पुरानी बातें। अब आप कल से इस महल में एक राजा के भाई की तरह रहेंगे और उसके हर कार्य में उसका साथ देंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते तो हम राजा से कहकर आपका स्थान बाद में करा देंगे। आप वहीं बैठकर माला जपिएगा। काम के नकाज के दुश्मन अनाज के। पत्नी की बात सुनकर अमर चौंक गया। उसे तो उम्मीद ही नहीं थी कि उसकी पत्नी ऐसे पेश आएगी। वह अपने मन में सोचने लगा कि ये तो अपनी बहन की चमची हो गई है। मुझे इसका विरोध करना भारी पड़ सकता है। ये जो कहती है वैसे ही चलने में भलाई है और मेरे लिए अच्छा भी रहेगा। महल में रहकर मुझे और आसानी होगी। मैं जल्द ही उस मनहूस राजकुमारी को उसके ठिकाने लगा दूंगा। अमर ने अब राजमहल का कार्य संभाल लिया। कुछ दिन बीतने के बाद उसने एक दासी को 500 स्वर्ण मुद्राएं दी और उससे कहा कि आधी रात में तुम राजकुमारी को मेरे हवाले कर देना। बाद में तुम्हें और भी धन मिलेगा। एक बात याद रखना,
इस बात की खबर किसी को नहीं होनी चाहिए, नहीं तो सारा दोष तुम्हारे ऊपर लगेगा। दासी को जैसे ही धन मिला, उसका लालची मन मचल गया। वह आधी रात में ही राजकुमारी को उठा लाई और अमर को सौंप दी। अमर उसे उठाकर जंगल की तरफ भागा। वह मन में राजा बनने का ख्वाब बुनते हुए चला जा रहा था। अमर बच्ची को जंगल में लिए जा रहा था कि किसी सुनसान जगह पर उसका गला दबाकर मार डालेगा। अचानक उसे अपने आसपास जंगल में किसी के कदमों की आहट सुनाई पड़ी। उसे लगा कि कहीं राजा सुंदर तो नहीं। यदि मुझे बच्ची के साथ देख लिया तो फिर तो मेरी खैर नहीं, मुझे तो मारेगा ही, मेरी पत्नी और बच्चों को महल से बाहर कर देगा। अमर तुरंत उस बच्ची को एक झाड़ी में फेंककर भाग लिया। उधर जो आहट जंगल से आ रही थी, वे दो चोर थे जो जंगल में छुपकर रहते थे और छोटी मोटी चोरियां कर अपना गुजारा करते थे। राज दरबार में दोनों के खिलाफ कई बार लोग शिकायत कर चुके थे। राजा के सैनिक उन्हें तलाश कर रहे थे। पकड़े जाने के भय से वे जंगल में ही रहते थे। उन दोनों ने एक बच्चे के रोने की आवाज सुनी। उस दिशा में गए तो हैरान रह गए कि किसी ने एक बच्चा जंगल में फेंक दिया है। वे चोर जरूर थे मगर क्रूर नहीं थे। उन्हें उस बच्चे पर दया आ गई। उठाकर देखा तो वह एक बच्ची थी। उसे लेकर अपनी झोपड़ी में गए। झोपड़ी जंगल के अंदर भयानक झाड़ियों के बीच बनी थी। अब विचार करने लगे कि हम इस बच्ची का क्या करें। तब पहले ने कहा कि यह बच्ची आगे चलकर हमारे बड़े काम की होगी, हम इसका पालन कर देते हैं। हमारा कोई परिवार है नहीं, गांव में हम जा नहीं सकते, तो हमारा विवाह होने से रहा। और जब हमारा विवाह नहीं होगा तो हमें बच्चे कहाँ से होंगे, और जब बच्चे नहीं हुए तो बुढ़ापे में हम दोनों का सहारा कौन बनेगा। जब हम इस बच्ची का पालन कर देंगे तो यह आगे चलकर हमारा सहारा बन जाएगी। हम इसे चोरनी नहीं, ठगिन बनाएंगे। इस तरह दोनों चोर उस बच्ची का पालन करने लगे। इधर जब सुबह हुई तो रानी ने देखा कि राजकुमारी कमरे में नहीं है। वे दौड़कर अपनी बहन के पास गई, मगर राजकुमारी वहां भी नहीं थी। पूरे महल में हड़कंप मच गया। सब लोग इधर उधर ढूंढने लगे। राजा के सैनिकों ने जंगल में राजकुमारी की बहुत तलाश की, मगर राजकुमारी का कोई पता नहीं चला। धीरे धीरे कई दिन गुजर गए, परंतु राजकुमारी का कुछ पता नहीं चला। तो राजा ने मान लिया कि राजकुमारी को कोई जानवर उठा ले गया और खा गया। उसकी और तलाश करने का काम रोक दिया गया। समय धीरे धीरे गुजरने लगा। कोई 15 साल गुजर गए। फिर राजा को कोई संतान नहीं हुई, तो रानी ने अपनी बहन के बेटे को गोद ले लिया। अब अमर खुश था कि मैं भले ही राजा नहीं बन सका, परंतु मेरा बेटा राजा बन जाएगा। अब कहानी को हम दूसरे मोड़ पर लेकर चलते हैं। बिना वहां पहुंचे कहानी पूरी ही नहीं होती। राज दरबार से कोई 25 मील दूर एक प्यारा गांव था सुकरपुर, जहां दयाल नाम का एक किसान अपनी पत्नी और एक बेटे रवि के साथ रहता था। मगर उसके पास खेती से कोई आय नहीं हो पा रही थी कि भोजन का काम चल सके। उस गांव की जमीन बंजर थी, उसमें कोई फसल उगती ही नहीं थी। सारे किसान भूखमरी के कगार पर पहुंच गए थे। अब वे दूसरे गांव में जाकर मजदूरी करते थे, मगर उससे भी गुजारा नहीं हो पा रहा था। दयाल ने अपने बेटे रवि से कहा कि बेटा, अब तुम बड़े हो चुके हो, तुम्हें चाहिए कि नगर में जाओ और कोई काम करो जिससे कि हमारा गुजारा हो सके। रवि बोला, हाँ पिताजी, मैं भी यही सोचता हूँ, मुझे अब कोई काम करना ही चाहिए। रवि ने माता पिता से आज्ञा ली और दूसरे दिन ही नगर के लिए निकल पड़ा। नगर की दूरी 25 मील थी। जंगल से होकर रास्ता गुजरता था। जंगल का रास्ता जो सही से नहीं जानता था, वह उस जंगल में ही घूमता रह जाता था और जंगल में ही रात हो जाती थी। मगर जो रास्ते के बारे में जानता था, वह शाम तक आसानी से नगर पहुंच जाता था। जंगल में 2 चोर पहले से मौजूद थे और अब तो उनके पास एक लड़की भी मौजूद थी जो सयानी हो चली थी। वह भी चोरों के साथ जंगल में शिकार फंसाने के जुगाड़ में लगी रहती थी। वह जंगल में शिकार की खोज में टहल रही थी कि उसकी नज़र एक नौजवान लड़के पर पड़ी। वह भागी भागी दोनों चोरों के पास आई और बोली कि बापू, एक बड़ा शिकार जंगल से गुजर रहा है। वह एक नौजवान है, उसके पास पैसे हो सकते हैं, आप उसे लूट लो। तब दोनों चोर बोले, बेटी, गांव की तरफ से आने वालों के पास पैसे नहीं होते, बल्कि नगर से गांव की तरफ जाने वालों के पास पैसे होते हैं। फिर भी उस शिकार को तुम किसी तरह फंसाओ, उसका रास्ता भटकाओ कि वह आज जंगल से बाहर न निकल पाए। लड़की बोली, अच्छा बापू,
देखती हो। वह तेजी से बढ़कर दोराहे पर चली गई और वहीं खड़ी हो गई। रवि उस समय सीधे चला जा रहा था, मगर दोराहे को देखकर असमंजस में पड़ गया कि आखिर कौन सा रास्ता नगर की तरफ जाता है। उसने इधर उधर गर्दन उठाकर देखा तो सामने एक खूबसूरत लड़की थी। उसने लड़की से पूछ लिया कि लड़की, ये बताओ कि नगर की तरफ कौन सा रास्ता जाता है। तब लड़की ने गलत रास्ते की तरफ इशारा कर दिया। रवि उसी गलत रास्ते पर चल पड़ा और जंगल के काफी अंदर चला गया। आगे बढ़ने पर वह रास्ता ही गायब हो चुका था। अब कोई आगे जाने का मार्ग नहीं था। उसने 2 घंटे का समय बेकार में बर्बाद कर दिया था। फिर से वापस लौट पड़ा और दोराहे तक आने में उसे रात हो गई। अब भी नगर 10 मील दूर था और रवि घनघोर जंगल के बीच था। अब उसे सूझ नहीं रहा था कि क्या करे। चोर उस पर नजर बनाए हुए थे। एक चोर रवि के पास आया और बोला, भाई, लगता है रास्ता भटक गए हो। रवि जंगल के अंदर एक आदमी को देखकर थोड़ा चिंता मुक्त हुआ कि जंगल में भी लोग रहते हैं, डरने जैसी कोई बात नहीं है। रवि बोला, हाँ काका, मैं रास्ता भटक गया था और गलत दिशा में चला गया था, परंतु अब रात हो चुकी है। मैं अब चाहकर भी नगर नहीं जा सकता। आप क्या यहीं जंगल में रहते हो? चोर बोला, हाँ, मैं इस जंगल में ही रहता हूँ। तब रवि बोला, क्या आप मुझे रात में अपने पास ठहरने दोगे? चोर बोला, क्यों नहीं, हम तुम्हें अपने पास ठहराएंगे, परंतु एक हमारी शर्त है, हम किसी को अपना घर नहीं दिखाते। लोग आकर हमारे घर में डेरा जमा लेंगे। मैं गरीब आदमी हूँ, लोगों का खर्च नहीं उठा सकता। अगर तुम मजबूरी में फंस गए हो तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, परंतु यहां से तुम्हें ले जाते वक्त मैं तुम्हारी आंख पर कपड़ा बांधूंगा। अगर तुम्हें मंजूर है तो मैं अपने घर ले चल सकता हूं, वरना कोई और ठिकाना खोज सकते हो। वैसे आगे बाघ की गुफा है। इस वक्त बाघ गुफा से बाहर निकलने का समय हो चुका है। हम अब चलते हैं। रवि बोला, काका, मेरी तो आपने कुछ सुनी ही नहीं। मैं आपकी शर्त मानने को तैयार हूं। आप मुझे सिर्फ रहने का आश्रय दे देना, हमें भोजन नहीं चाहिए। चोर बोला, हाँ, यह हुई ना बात। ऐसे लोग बहुत अच्छे होते हैं जो साथ में भोजन लेकर चलते हैं। चलो, मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ। चोर ने रवि की आंख पर कपड़ा बांध दिया और अपने साथ उसे लेकर अपनी झोपड़ी में गया। जब आंख से पट्टी हटाई तो देखा कि उसमें 2 आदमी और थे। एक वह लड़की भी थी जिसने रास्ता भटकाया था। रवि बोला, काका, बुरा मत मानना, क्या यह लड़की आपकी बेटी है? तब चोर बोला, हाँ, ये मेरी बेटी है। क्या यह तुम्हें अच्छी नहीं लगती? रवि बोला, काका, बात अच्छी की नहीं है, ये अच्छी तो बहुत है, परंतु मेरा रास्ता इसी ने भटका दिया था। चोर बोला, बेटी, तुमने इसका रास्ता क्यों भटकाया? लड़की बोली, बापू, हमने रास्ता नहीं भटकाया, बल्कि मुझे जो रास्ता मालूम था वह बता दिया। एक आप हो कि मुझे कभी शहर दिखाते नहीं, एक बार भी जंगल से बाहर नहीं गई हो, तो मुझे क्या पता कि शहर किधर है। चोर बोला, बेटी, तू चिंता मत कर, हम तुम्हें शहर जरूर भेजेंगे और कल ही भेजेंगे। इस युवक के साथ चली जाना। रवि बोला, काका, ये क्या बात करते हो? मैं खुद बेरोजगार हूँ और काम की तलाश में शहर जा रहा हूँ। मेरे पास न तो शहर में कोई पहचान है, न कोई ठहरने की जगह, तो एक लड़की को अपने साथ कैसे ले जा सकता हूँ? चोर बोला, बेटा, यह तो और अच्छी बात है। ये तुम्हारे साथ जाएगी तो तुम दोनों शहर में काम आसानी से खोज लोगे, जबकि अकेले खोजते रह जाओगे, कोई काम नहीं देगा। लड़कियों से कोई सबूत नहीं मांगता कि कहाँ की हो, अपने लिए जमानतदार लाओ, जबकि बिना पहचान लड़कों को कोई शहर में रात में रुकने भी नहीं देता। मैं तुम्हारी भलाई की बात कर रहा हूँ। रवि बोला, काका, ठीक कहते हो, मैं इसे भी अपने साथ ले जाऊंगा। सुबह में चोर ने फिर रवि की आंख बांधी और दोराहे तक ले आया। चोर लड़की से बोला, बेटी, कुछ दिन शहर घूमकर जल्दी ही लौट आना। रवि उस लड़की को लेकर नगर के लिए चल पड़ा। नगर में पहुंचने पर दोनों एक सेठ के पास गए। सेठ बूढ़ा हो चला था। उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। बच्चे उसके नहीं थे, परंतु उसके पास धन दौलत की कमी नहीं थी। अब बुढ़ापे में भी वह यह आस लगाए बैठा था कि विवाह कर लेगा और बच्चे पैदा कर लेगा, फिर वे बच्चे उसकी संपत्ति संभालेंगे। जब दोनों उसके पास काम मांगने गए तो लड़की को देखकर सेठ के मुंह में पानी आ गया। वह अब उस लड़की को किसी भी हाल में अपने घर में रखना चाहता था। लड़की ने शर्त रख दी कि यह लड़का भी इसी घर में काम करेगा,
हम दोनों आपके पास ही नौकरी करेंगे। सेठ ने तत्काल स्वीकार कर लिया। उसने लड़के को अपनी दुकान पर रख लिया और लड़की को अपने घर के अंदर। उसने सोचा कि आज रात में उस लड़की से अपने विवाह की बात करेगा और इसे अपनी पत्नी बनाएगा। इधर लड़की ने जब देखा कि इस सेठ के पास अपार संपत्ति है, उतना धन तो उसने कभी देखा ही नहीं था, वह मन में विचार करने लगी कि आज रात में उतना धन लेकर भाग जाऊंगी कि हम उम्र भर बैठकर भी खाएंगे, तब भी कम नहीं होगा। दिन में सेठ ने अपना काम निपटाया। नौकर रवि को दुकान पर ही रहने का इंतजाम कर दिया और अब घर गया कि रात में ही नौकरानी को पटा लेगा। ऐसा हो तो क्या कुछ नहीं हो जाता, लड़की आसानी से मान जाएगी। रात के वक्त सेठ ने अपनी विवाह की बात लड़की के सामने रखी। लड़की भड़क गई और बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अब मरने के किनारे खड़े हो और मेरी अब जवानी की शुरुआत होने वाली है। अभी तो मैं पूर्ण जवान भी नहीं हुई हो, तो उस अवस्था में तुम मुझसे विवाह की बात कैसे कर सकते हो? तुम्हारे नाती पोते होते तो उनसे विवाह की बात स्वीकार भी कर लेती, परंतु कब्र में पड़े मुर्दे से मैं कैसे विवाह कर सकती हूँ? उसकी बात सुनकर सेठ भी तैश में आ गया। बोला कि राजी राजी नहीं मानोगी तो मैं जबरदस्ती भी करना जानता हूँ। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, रात भर में पत्नी बनाकर मानूंगा और तुम खुद तैयार हो जाओगी। लड़की बोली, यदि मेरे पास भी आया तो रात भर इतना मारूंगी कि तो कब्र में दफनाने के लायक भी नहीं रह जाएगा। सेठ ने लड़की की एक नहीं सुनी और जोर आजमाइश करने लगा। लड़की ने भी ताकत दिखाई और सेठ को 4-5 पटकनी लगाई। सेठ को लगा कि सचमुच मार डालेगी। उसने उस लड़की का पांव पकड़ लिया। लड़की ने सेठ को उसके कमरे में बंद कर दिया और अपने ले जाने भर का धन उठाया और चलती बनी। वह चाहती थी कि उस लड़के को भी कहे कि तू भी अपने काम भर का धन ले ले और अपने घर भाग जा, मगर लड़का तो सेठ की दुकान पर था, जिसका पता उसे नहीं था, तो अकेली ही धन लेकर चली गई। सुबह एक बर्तन साफ करने वाली सेठ के घर आती थी। जब वह घर में आई तो सेठ ने आवाज देकर दरवाजा खुलवाया और घर से बाहर आया। वह नौकरानी भी सेठ से परिचित थी। वह जानती थी कि सेठ ने कोई बदमाशी की होगी, तभी कोई इसे घर में बंद करके गई है। सेठ तुरंत दुकान पर गया और रवि से बोला कि तुम्हारी बहन हमारे घर से बहुत सारा धन लेकर भाग गई है। साले, वह धन वापस करवाओ, वरना मैं तुम्हें राजा के सैनिकों के हवाले कर दूंगा। राजा से शिकायत करूंगा, तुम्हें फांसी चढ़वा दूंगा। रवि बोला, सेठ जी, मेरी कोई बहन है ही नहीं, मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। सेठ बोला, बकवास मत करो, तुम्हारे साथ आई थी वह कौन थी? रवि बोला, वह रास्ते में मिली थी, मेरी तरह काम खोजने चली थी तो मेरे साथ हो ली। वह कौन थी, कहाँ की थी, मुझे नहीं पता। सेठ बोला, साले, तू इस तरह नहीं मानेगा, मैं तुम्हारी शिकायत राजा से करूंगा। रवि बोला, चाहे आप मुझे फांसी भी चढ़वा दो, परंतु सत्य यही है। सेठ तमतमाता हुआ बोला कि मेरे साथ राज दरबार चलो, अब वही निर्णय होगा कि तुम उस लड़की के भाई नहीं हो। रवि बोला, हाँ हाँ सेठ जी, चलिए, मैं इसमें पीछे कहाँ हट रहा हूँ। सत्य के लिए तो मैं अपनी गर्दन भी कटा सकता हूँ। आप राह चलती किसी लड़की को मेरी बहन नहीं बना सकते, और यदि उसने चोरी की है तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। मैंने आपसे नहीं कहा था कि उस लड़की को अपने घर में रख लो। सेठ बोला, साले, ये बात तो राजा के सामने बोलना। रवि बोला, हाँ हाँ, मैं राजा के सामने ही बोलूंगा। सेठ उसे लेकर राज दरबार चला गया और राजा से शिकायत की कि महाराज, कल 2 भाई बहन मेरे पास काम करने आए। एक को मैंने अपनी दुकान पर काम करने को रख लिया, जबकि इसकी बहन को मैंने घर में काम करने के लिए नौकरानी रख लिया, मगर वह रात में मुझसे बहुत मारपीट की और घर से बहुत सारा धन लेकर भाग गई। राजा बोले, तुमने शोर नहीं मचाया। तब सेठ बोला, महाराज, वह मुझे कमरे में बंद कर गई थी। सुबह में बर्तन धोने वाली ने मुझे बाहर निकाला। महाराज, मेरे साथ न्याय कीजिए। राजा बोले, सेठ, तुम्हारे साथ न्याय होगा। यदि यह लड़का दोषी है तो हम इसे कठोर दंड देंगे। ठगी और चोरी करना हमारे राज्य में बहुत बड़ा गुनाह है। हम गुनाह साबित होने पर इस लड़के को फांसी भी चढ़ा सकते हैं। राजा ने रवि से पूछा कि तुम कौन हो और उस लड़की से तुम्हारा क्या संबंध है? रवि बोला, महाराज, मैं सुकरपुर का रहने वाला हूँ। मेरे पिता का नाम दयाल है। मेरे और कोई भाई बहन नहीं है। मैं अपने पिता का इकलौता पुत्र हूँ। मैं काम की तलाश में नगर आ रहा था तो मुझे एक लड़की मिल गई थी।
वह भी काम की खोज में शहर आ रही थी। उसने बातों बातों में मुझसे बताया कि वह काम की तलाश में है। वह खुद सेठ जी के पास आई और मुझे भी इनके पास रखवाई, मगर मैं आगे की कोई बात नहीं जानता कि सेठ जी के साथ क्या हुआ, और मैं उस लड़की के बारे में भी कुछ ज्यादा नहीं जानता। राजा बोले, तुम झूठ बोल रहे हो। इतना कह देने से तुम बेगुनाह नहीं हो जाते। तुम्हारे पास कुछ ऐसा सबूत है जो कह सको कि वह लड़की तुम्हारी बहन नहीं है? रवि बोला, मेरे पास ऐसा क्या सबूत हो सकता है कि मैं पेश करूं? अचानक उसे याद आया कि वह लड़की ने रास्ते में अपना लॉकेट मुझे दिया था। उसका लॉकेट रास्ते में टूट गया था। उसके पास कोई रखने की जगह नहीं थी तो मुझे जेब में रखने के लिए दे दी थी, परंतु वापस लेना भूल गई थी। वह राजा से बोला कि एक सबूत है महाराज, वह लड़की ने अपना लॉकेट मुझे दिया है। दरअसल उसके लॉकेट की डोरी रास्ते में टूट गई थी। उसके पास जेब नहीं थी कि उसमें रख सके, इसलिए वह मुझे जेब में रखने को दे दी थी। अब वह लॉकेट मेरे पास मेरी जेब में है। रवि ने वह लॉकेट निकालकर राजा को दे दिया। राजा लॉकेट देखकर चौंक पड़े। वे तुरंत अपनी रानी को बुलवाया और लॉकेट देकर बोले कि महारानी, आप इस लॉकेट को पहचाने। रानी भी लॉकेट देखकर हैरान हुई कि यह लॉकेट तो मेरी राजकुमारी का है। इसका मतलब राजकुमारी जिंदा है जो 15 साल पहले खो गई थी। राजा ने रवि से कहा, तुम बेगुनाह हो, वह लड़की तुम्हारी बहन नहीं है। राजा ने सेठ से कहा कि सेठ, इस लड़के और तुम्हारे घर की चोरी से कोई संबंध नहीं है। तुम इस लड़के को अब अपने यहां से कोई दोष लगाकर नहीं निकाल सकते। तुम्हें इसे 1 माह तक अपने पास हर हाल में रखना होगा, क्योंकि यह लॉकेट कोई मामूली लॉकेट नहीं है। इसकी कीमत कोई 20,000 स्वर्ण मुद्राओं के बराबर है, और वह लड़की इस लॉकेट को इस लड़के के पास इस तरह नहीं छोड़ सकती। वह 1 माह के अंदर कभी न कभी लॉकेट लेने जरूर आएगी। तब हम इस लड़के के सहारे उसे पकड़ लेंगे। यदि वह हमारी राजकुमारी हुई तो हमें राजकुमारी वापस मिल जाएगी, और नहीं हुई तो उस लड़की के पास ये लॉकेट कहां से आया, इस बात का पता चल जाएगा और वह चोरनी पकड़ ली जाएगी। दोनों ही हालत में सेठ, तुम्हारे पैसे वापस मिल जाएंगे। सेठ रवि को लेकर अपनी दुकान पर आ गया। सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ कि गलती तो उस लड़की की भी नहीं थी, वह तो नौकरानी बनने आई थी। परंतु मेरी मति मारी गई थी कि उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, इसलिए वह मुझे मारी भी और धन लेकर भाग भी गई। संयोग से वह राजकुमारी निकली तो मेरी तो खैर नहीं। वह अपने साथ घटित बात राजा से बता देगी तो राजा मुझे बुढ़ापे में शूली पर चढ़वा देगा। अब मैं क्या करूं, समझ नहीं आ रहा। बहुत विचार करके उसने सोचा कि मैं अब इस लड़की से भी छुटकारा नहीं पा सकता, क्योंकि राजा ने 1 माह के लिए मेरे पास रखवा दिया है। यदि मैं इसे निकालता हो तो यह भागकर राजा के पास जाएगा। राजा आज्ञा के उल्लंघन मानकर मुझे जेल में डलवा देगा, यानी मेरा बच पाना अब कहीं से संभव नहीं है। तो साले, इस रवि को ही 1 साल के लिए अपना घर बार सौंप कर तीर्थ के बहाने कहीं चला जाता हो। सेठ ने रवि से कहा कि रवि बेटा, तुम एक बहुत ईमानदार लड़के हो, मैं तुम पर बहुत भरोसा करने लगा हो। मेरी इच्छा तीर्थ में जाने की हो रही है। तुम 3-4 माह तक मेरा कारोबार संभालो, तब तक मैं तीर्थ से वापस आ जाता हूँ। रवि बोला, नहीं सेठ जी, मैं इस तरह की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। आप 1 माह बाद ही जाना, जब मैं यहाँ से चला जाऊँगा। सेठ बोला, नहीं बेटा, अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। मेरा अपना कोई है नहीं। ये सारा धन एक दिन तुम्हें ही मिलना है। तुम अभी से अपना कारोबार संभालो। रवि ने सोचा कि यह बदमाश सेठ इतनी जल्दी बदल कैसे गया। जरूर किसी भय से भयभीत है, किसी तरह की चोरी पकड़े जाने का डर है। शायद वह लड़की ने चोरी नहीं की हो और सेठ ने झूठा इल्जाम लगाया हो, तो सच्चाई से मुंह छुपाकर भाग रहा है। कुछ भी हो, जब अपनी संपत्ति स्वेच्छा से दे रहा है तो इसे लेने में कोई बुराई नहीं। सेठ दूसरे दिन ही निकल गया, परंतु शाम तक वापस आ गया और बोला कि मैं वसीयत तैयार कराकर आया हो कि मेरे बाद स्वतः मेरी संपत्ति तुम्हारी हो जाएगी। मैं अपने पंडित जी के साथ कल तीर्थ पर निकल रहा हूं। तुम अपना कारोबार और अपना ख्याल रखना। सेठ के गए हुए पूरे 3 माह गुजर गए। एक दिन पंडित जी वापस आए और रवि से बताया कि सेठ जी अब नहीं रहे। वे हरिद्वार में गंगा स्नान करते वक्त पानी की धार में बह गए और फिर 5 दिन बाद उनकी लाश मिली। मैं अकेला बच गया और तुम्हारे पास संदेश लेकर आया हो। रवि ने नियम के अनुसार सेठ का क्रियाकर्म करा दिया और अपने माता पिता को शहर में ही बुलवा लिया।
6 माह गुजर गए, परंतु वह लड़की लॉकेट के लिए नहीं आई। एक दिन एक स्त्री काम खोजते हुए रवि की दुकान पर आई। वह स्त्री घूंघट में थी और काम की तलाश में थी। रवि बोला, हाँ, मैं तुम्हें काम दे दूंगा, मगर दुकान में नहीं। तुम्हें मेरे घर में काम मिलेगा। मेरे माता पिता की सेवा करनी पड़ेगी। वह लड़की तैयार हो गई। रवि ने उसे अपने घर में रख दिया। उधर राजा राजकुमारी की खोज के लिए काफी परेशान थे, तो उसका भाई अमर भी कम परेशान नहीं था। वह किसी भी तरह राजकुमारी को खोजकर उसे मार डालना चाहता था। उसके हाथ से सत्ता निकलती नजर आ रही थी। उसने जंगल के चप्पे चप्पे को खोजवा लिया था। वे दोनों चोर भी पकड़ में आ गए थे, जिन्होंने राजकुमारी को पाल पोस कर बड़ा किया था, मगर राजकुमारी पकड़ में नहीं आई थी। अमर ने राजा से कहा था कि ये दोनों चोर ही राजकुमारी को चुराए थे, इन दोनों को फांसी चढ़वा दो। परंतु राजा ने उन दोनों को कैदखाने में डलवा दिया और बोले कि राजकुमारी जब तक नहीं मिल जाती, कुछ भी करना जल्दबाजी होगी। हम इन चोरों की तह तक जरूर पहुंचना चाहते हैं, ताकि पता चले कि ये दोनों ही गुनाहगार हैं या इनके पीछे किसी का षड्यंत्र काम कर रहा है। अमर नहीं चाहता था कि राजकुमारी सामने आए, उसे हर हाल में मिटा देना चाहता था। इधर राजा ने घोषणा करा दी थी कि जो कोई राजकुमारी को मेरे सामने लाएगा, उसे उम्र के हिसाब से इनाम दिया जाएगा। कोई नौजवान यदि राजकुमारी को मेरे पास लाता है, तो हम राजकुमारी का विवाह उस युवक से कर देंगे, और यदि कोई उम्र दराज आदमी राजकुमारी को लाता है, तो उसे 500 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में देंगे। राजकुमारी की खोज में एक दो नहीं, हजारों नवयुवक लग गए थे, परंतु राजकुमारी कहाँ थी, किसी को कोई पता नहीं था। राजकुमारी तो रवि के घर में नौकरानी बनकर पड़ी थी। ये बात रवि भी नहीं जानता था, क्योंकि वह रवि के माता पिता के सामने तो बिना घूंघट के रहती थी, परंतु रवि के सामने हमेशा घूंघट में ही रहती थी। उसे नहीं पता था कि दोनों चोर पकड़ लिए गए हैं। वह चाहती थी कि इस बार बहुत सारा धन लेकर भागेगी, जो अब बहुत दिन तक बैठकर खाएगी। एक रात वह बहुत सारा धन इकट्ठा कर भागने की फिराक में थी। उसने स्वर्ण मुद्राओं की एक गठरी बांधकर रसोई घर में छुपा रखी थी। संयोग से उसे रवि ने देख लिया था। उसका माथा ठनक गया कि स्वर्ण मुद्राओं की पोटली और रसोई घर में। उसने अनुमान लगा लिया कि यह घूंघट वाली लड़की कोई दूसरी नहीं, जंगल वाली लड़की है, और अब भागने की फिराक में है। वह उसका पीछा करने लगा। रात में सिर्फ सोने का नाटक कर रहा था। तभी देखा कि लड़की पोटली लेकर भाग रही है। मगर यह क्या, आज तो घर के अंदर से भी दरवाजे में ताला लगा है। वह पीछे पलटी तो रवि खड़ा था। वह बहुत डर गई, बोली, आप मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। तब रवि ने समझाया, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, किसके लिए कर रही हो? दोनों चोर पकड़े जा चुके हैं, और तुम्हें ज्ञान भी नहीं कि तुम एक राजकुमारी हो, तो तुम्हें चोरी करने की क्या जरूरत? लड़की बोली, मैं राजकुमारी हूं, यह आप कैसे जानते हो? तब लॉकेट वाली बात रवि ने राजकुमारी को बताई, और यह भी बताया कि जब तुम बच्ची थी तभी दो चोरों ने तुम्हें चुरा लिया था। फिर रवि ने बताया कि राजा ने घोषणा की है कि जो कोई राजकुमारी को लाएगा, राजा उसी से उसका विवाह कर देगा। यदि मैं तुम्हें पसंद हो तो मेरे साथ राज दरबार चलो, और नहीं तो अकेली जा सकती हो। राजकुमारी बोली, नहीं, मैं आपके साथ ही चलूंगी। आप मुझे पसंद तो पहले दिन से हो, परंतु अपनी आदत से मजबूर थी। परंतु अब जान गई हो कि मैं राजकुमारी हो, तो यह धन मेरे लिए अब धूल के समान है। आप मेरे साथ राज दरबार चलिए। रवि राजकुमारी को लेकर राज दरबार गया। राजा ने दोनों चोरों को बुलवाया और पूछा कि मेरी राजकुमारी को क्यों चुराए थे। तब चोरों ने बताया कि हमने राजकुमारी को झाड़ी में पाया था, हमारे पास इसके सबूत है। यह माला उस वक्त लड़की के हाथ में थी जब हमने इसे पाया था। राजा ने माला देखते ही पहचान लिया कि यह माला मेरे बड़े भाई की है। वे सुंदर से बोले, आखिर आपने ऐसा क्यों किया? अमर को तो जैसे सांप सूंघ गया हो। वह बहुत लज्जित महसूस करने लगा। अमर बोला, मैं अपने बेटे को राजा बनाना चाहता था, इसीलिए छल कर बैठा। मुझे क्षमा कर दो अनुज। राजा बोले, अब आपके लिए मेरे पास शब्द ही नहीं बचे हैं कि कुछ बोल सको। ये राजपाट और मैं सब आपका ही तो था, ये सारा परिवार आपका ही है, फिर भी आप इतनी बड़ी मूर्खता कर बैठे। राजा की बात सुनकर अमर को अब ग्लानि महसूस होने लगी। वह फफक कर रोने लगा। राजा बोले,
वैसे तो मैं जिस गद्दी पर बैठा हूं उसे न्याय की गद्दी कहा जाता है, परंतु आपके साथ मैं न्याय नहीं कर सकता। भाभी अब फैसला करेंगी कि आपको क्या सजा दी जाए। तब राजा की भाभी बोली, हमारे राज्य में चाहे राजा हो या रंक, सबके लिए नियम एक है, इन्हें अब जेल जाना ही होगा। अमर को जेल हो गया। राजा की भाभी ने अपने ही पति को 5 साल के कारावास की सजा सुना दी। राजा अपनी भाभी के फैसले से मन ही मन बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने उनके फैसले को बदलकर सजा में कटौती कर दी। सिर्फ उसे 2 साल ही सजा दी गई। राजा ने राजकुमारी और रवि का विवाह करा दिया। राजकुमारी ने स्वेच्छा से अपने भाई के लिए राज का त्याग कर दिया और रवि के साथ उसके घर चली आई और सुखी जीवन बिताने लगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच और ईर्ष्या इंसान को कितना पतन की ओर ले जा सकती है, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी हमेशा जीतती है। जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव आए, सत्य के मार्ग पर चलने से ही सुख और शांति मिलती है। बहुत पुरानी बात है, हमारे देश के एक कोने में सुंदरपुर नाम का एक बहुत ही प्यारा शहर हुआ करता था। वहाँ के लोग बहुत ही सीधे और अपनी मेहनत पर भरोसा करने वाले थे। इसी शहर से थोड़ी ही दूर पर एक छोटा सा गांव था जिसे लोग खुशहालीपुर कहते थे। जैसा नाम था वैसा ही वहाँ का नज़ारा भी था। चारों तरफ हरियाली और शांति। इसी गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम सूरज था। सूरज अपने काम में इतना पक्का था कि धूप हो या बारिश, वो कभी हार नहीं मानता था। उसके पास अपनी कुछ जमीन थी जिस पर वो दिन रात पसीना बहाता था। पूरे गांव में खेती के मामले में सूरज का बहुत नाम था। बस गांव का मुखिया ही उससे थोड़ा आगे रहता था। बाकी सब सूरज की तरक्की को देखकर हैरान रहते थे। सूरज के छोटे से परिवार में सिर्फ उसकी बूढ़ी माँ थी। घर में कोई और नहीं था क्योंकि सूरज की अभी तक शादी नहीं हुई थी। ऐसा नहीं था कि उसकी माँ ने कोशिश नहीं की। उन्होंने तो अपने बेटे का घर बसाने के लिए बहुत हाथ पांव मारे थे। उनकी बस एक ही आखिरी इच्छा थी कि जीते जी घर में बहू देख लें और घर की रौनक बढ़ जाए। लेकिन गांव के ही कुछ जलने वाले लोगों ने उनके इस सपने को पूरा नहीं होने दिया। अक्सर गांवों में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका काम ही दूसरों के काम में अड़ंगा लगाना होता है। सूरज जैसे जैसे तरक्की कर रहा था, गांव के कुछ लोगों की आंखों में वो खटकने लगा था। वे लोग पीठ पीछे सूरज के बारे में उल्टी सीधी बातें फैला देते थे, जिसकी वजह से उसकी शादी की बात कहीं बन ही नहीं पाती थी। खैर, सूरज इन सब बातों से बेखबर अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहता था। एक दिन की बात है, खेतों में काम करने का नया सीजन शुरू हो रहा था। सूरज ने अपनी माँ से कहा कि माँ, अब खेत में बीज बोने का समय आ गया है, इसलिए काम की तैयारी करनी होगी। उसने बताया कि आज उसने काम के लिए 2 मजदूरों का इंतजाम किया है जो खेत में बीज डालने का काम करेंगे। सूरज ने अपनी माँ से प्यार से कहा कि माँ, आज तुम 2 लोगों का खाना फालतू बना देना, क्योंकि मजदूर दोपहर में खाना वहीं खाएंगे। सूरज ने यह भी कहा कि वो खुद दोपहर को घर आएगा और खेत के लिए खाना लेकर जाएगा। उसकी माँ ने जब यह सुना तो थोड़ा परेशान होकर बोली कि बेटा, ये बात तुझे सुबह ही बतानी चाहिए थी। अब देख, मैंने घर का सारा काम कर लिया था और अब मुझे फिर से चूल्हा जलाना पड़ेगा। अगर तू सवेरे बता देता तो अब तक खाना बनकर तैयार हो गया होता और मुझे दोबारा इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। सूरज को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने झट से माफी मांगते हुए कहा कि माँ, सुबह जल्दी में मैं भूल गया था। जब खेत की तरफ जा रहा था तभी एकदम से याद आया। उसने माँ को मनाया कि वो अगली बार से इस बात का पूरा ध्यान रखेगा। माँ फिर भी हल्की नाराजगी में बोली कि बेटा, ये सब बातें भूलने की नहीं होती। अब भी घर में कोई तेरी पत्नी नहीं आई है कि तू एक बार बोलेगा और वो झट से गरम गरम खाना बनाकर सामने रख देगी। मैं अब बूढ़ी हो चुकी हूँ, मेरे शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं रही। अगर मुझसे कोई काम करवाना है तो तुझे समय से बताना होगा, क्योंकि मेरे हाथ पैर अब पहले की तरह तेजी से काम नहीं करते। सूरज चुपचाप अपनी माँ की बातें सुनता रहा, क्योंकि वो जानता था कि माँ जो कह रही है वो सच है और वो उन्हें बहुत प्यार करता था। सूरज ने अपनी माँ की बात सुनकर थोड़ा शर्मिंदा होते हुए कहा कि माँ, मुझे सब पता है, मुझसे वाकई बड़ी गलती हो गई। मैं तुम्हारा बेटा हूँ और तुमसे बेहतर मुझे कौन समझ सकता है। मैं वादा करता हूँ कि आगे से ऐसी कोई भी बात होगी तो मैं तुम्हें बहुत पहले ही बता दूंगा,
ताकि तुम्हें कोई परेशानी ना हो। माँ का दिल तो आखिर माँ का ही होता है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। अब तू जा, मैं अभी से काम में लग जाती हूँ ताकि तेरे आने से पहले मजदूरों के लिए बढ़िया खाना तैयार हो जाए। सूरज ने अपनी माँ के पैर छुए, उनका आशीर्वाद लिया और खेत की तरफ निकल पड़ा। उसे पता था कि मजदूर खेत पर पहुंच गए होंगे और उसका इंतजार कर रहे होंगे। सूरज के जाते ही माँ रसोई में खाना बनाने की तैयारी करने लगी। उम्र ज्यादा होने की वजह से उनके हाथ पैर थोड़े धीरे चलते थे, पर वो मन लगाकर काम में जुट गई। तभी अचानक बाहर के दरवाजे से किसी के आने की आहट हुई और एक आवाज आई कि ओ बहन, क्या घर पर ही हो? माँ ने हाथ का काम रोककर जवाब दिया कि हाँ भैया, मैं घर के अंदर ही हूँ, आप अंदर आ जाइए। दरवाजे से एक बुजुर्ग आदमी अंदर आए। ये कोई और नहीं बल्कि खुशहालीपुर के मुखिया जी थे, जिनका नाम रामदीन था। रामदीन जी बहुत ही भले और नेक इंसान थे। वो सूरज की माँ को अपनी सगी बहन की तरह मानते थे और अक्सर उनका हालचाल लेने उनके घर आया करते थे। माँ को रसोई में देखकर रामदीन जी ने हैरानी से पूछा कि अरे बहन, इस दोपहर के वक्त तुम रसोई में क्या कर रही हो? अभी तो तुम्हारे आराम करने का समय है। माँ ने पसीना पोंछते हुए कहा कि क्या करूं भैया, सूरज ने आज खेत में मजदूर लगाए हैं, बस उन्हीं के लिए खाना बना रही हूं। रामदीन जी को यह सुनकर थोड़ा बुरा लगा। उन्होंने कहा कि भला ये भी कोई समय है चूल्हा फूंकने का? ये सूरज भी ना अपनी माँ से इतना काम करवाता है। किसी दिन मैं उसे अच्छे से समझाऊंगा कि अपनी बूढ़ी माँ का ख्याल कैसे रखते हैं। माँ ने अपने बेटे का बचाव करते हुए कहा कि अरे नहीं भैया, उसकी कोई गलती नहीं है। अब बेचारा क्या करे, घर में और कोई है ही नहीं। उसकी शादी तो हो नहीं पा रही, इसलिए सारा बोझ मुझ पर ही है। रामदीन जी ने हंसते हुए कहा कि अरे बहन, तुमने ये कैसे सोच लिया कि उसकी शादी नहीं होगी? क्या तुमने एक बार भी मुझसे इस बारे में बात की? अगर तुम मुझे पहले बताती तो अब तक तुम्हारे दरवाजे पर लड़कियों वालों की लाइन लग गई होती। चलो, अच्छा हुआ कि आज बातों बातों में ये बात निकल आई। अब तुम सूरज की शादी की फिक्र मुझ पर छोड़ दो। माँ ने खुश होकर कहा कि ठीक है भैया, जैसा आप ठीक समझे। वैसे आज अचानक कैसे आना हुआ? क्या कोई खास काम था? रामदीन जी ने मुस्कुराते हुए बताया कि बात असल में ये है कि तुम्हारी भाभी इन दिनों अपने मायके गई हुई है। आज मुझे बहुत जोर की भूख लगी थी और घर में खाना बनाने वाला कोई नहीं था। तभी मुझे याद आया कि गांव में मेरी बहन का घर भी तो है। मुझे पूरा यकीन था कि अगर मैं तुम्हारे पास आऊँगा तो भूखा नहीं रहूँगा। माँ ने यह सुनते ही बड़े प्यार से कहा कि अरे भैया, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं खुद आपके घर खाना लेकर आ जाती। अब आप जल्दी से यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए थाली लगाती हूँ। माँ ने बड़े चाव और प्यार से रामदीन जी को खाना खिलाया। पेट भर खाना खाने के बाद रामदीन जी ने चैन की सांस ली और बोले कि बहन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुमने वाकई मेरा दिल खुश कर दिया। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा कि अरे भैया, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं आपकी सगी बहन नहीं हो तो क्या हुआ? आपने मुझे बहन माना है तो इसमें शुक्रिया कैसा? रामदीन जी ने उनकी बात काटते हुए बड़े प्यार से समझाया कि देखो बहन, आज तो तुमने ये बात कह दी, पर आगे से कभी मत कहना कि तुम सगी नहीं हो। भाई बहन के रिश्ते में अपना और पराया कुछ नहीं होता। तुम तो मेरी सगी बहन से भी बढ़कर हो। माँ ने हंसते हुए कहा कि अरे भैया, आप तो सच में परेशान हो गए। मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रही थी। रामदीन जी खड़े हुए और बोले कि अच्छा बहन, अब मैं निकलता हूँ, पर मेरी एक बात गांठ बांध लो। परसों मैं सूरज के लिए एक बहुत अच्छे रिश्ते की बात पक्की करने के लिए कुछ लोगों को लेकर आऊँगा। तुम सूरज को समझा कर रखना और उसे कहीं बाहर मत जाने देना। माँ ने खुश होकर कहा कि ठीक है भैया, जैसा आप कहें मैं उसे तैयार रखूंगी। रामदीन जी वहां से चले गए और माँ फिर से खुशी खुशी अपने काम में जुट गईं। दूसरी तरफ खेत में सूरज बड़ी लगन से मजदूरों के साथ काम में लगा हुआ था। उन दोनों मजदूरों में से एक बड़ा ही हंसी मजाक करने वाला इंसान था। वह बीज बोते बोते मजे में गाना गाने लगा और बीच बीच में सूरज को चिढ़ाने भी लगा। वह गाना गाते हुए कह रहा था कि सूरज भाई, तुम तो बस काम में ही लगे रहोगे और मुझे लगता है कि तुम्हारी शादी कभी नहीं होगी। तुम ऐसे ही अकेले रह जाओगे। वह जोर जोर से गाकर सूरज की टांग खींच रहा था। सूरज बहुत ही शांत और सीधे स्वभाव का था। उसे इन बातों का बुरा नहीं लगा।
वह उसकी बातें सुनकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था और अपने काम पर ध्यान दे रहा था। काम करते करते काफी समय बीत गया और अब दोपहर की तेज धूप होने लगी थी। मजदूरों को भूख लगने लगी और उन्होंने सूरज से कहा कि मालिक, अब हमसे और काम नहीं होगा। भूख के मारे बुरा हाल है। ऐसा लग रहा है जैसे पेट में खलबली मच गई हो। आप जल्दी से हमारे खाने का कुछ इंतजाम करिए। सूरज ने आसमान की तरफ देखा और बोला कि बात तो तुम्हारी एकदम सही है, खाने का समय तो हो गया है। उसने मजदूरों से पूछा कि अगर तुम चाहो तो मेरे साथ घर चलकर आराम से खाना खा लो, या फिर कहो तो मैं घर जाकर खाना यहीं ले आता हूँ। मजदूरों ने आपस में सलाह की और सोचा कि अगर घर जाएंगे तो वहाँ अचार, प्याज और सलाद के साथ भरपेट बढ़िया खाना खाने को मिलेगा। खेत पर तो जो आएगा वही खाना पड़ेगा। उन्होंने सूरज से कहा कि भैया, हम आपके साथ घर ही चल लेते हैं। आप हमारे मालिक हो, हम आपको इतना कष्ट क्यों दें कि आप घर जाओ और फिर भारी बर्तन उठाकर वापस खेत पर आओ। सूरज को उनकी बात ठीक लगी और वह उन दोनों को लेकर अपने घर की ओर चल दिया। जब वे गांव की गलियों से गुजर रहे थे तो रास्ते में एक पुराने पेड़ के नीचे गांव के दो सबसे बेकार और चालाक लोग बैठे थे। उन दोनों का नाम गबरू और जगरू था। उनका पूरा दिन बस इसी काम में बीतता था कि गांव में कौन क्या कर रहा है और किसका काम कैसे खराब किया जाए। जब उन्होंने देखा कि सूरज दो मजदूरों के साथ घर की तरफ जा रहा है तो गबरू ने आवाज लगाई कि और सूरज बाबू, क्या हालचाल है? सब बढ़िया चल रहा है ना? सूरज ने बिना रुके ही जवाब दिया कि हाँ भैया, सब ठीक है। अभी मैं थोड़े जरूरी काम में हूँ, तुम लोगों से बाद में आराम से बात करूंगा। वह जानता था कि इन लोगों के मुंह लगना ठीक नहीं है। सूरज मन ही मन सोच रहा था कि ये दोनों तो एकदम बेकार और आलसी हैं। पूरा दिन बस पेड़ की छांव में बैठकर आने जाने वालों पर नजर रखते हैं और लोगों को परेशान करते हैं। इनका खुद का तो कोई काम धंधा है नहीं, बस दूसरों की बुराई करने में लगे रहते हैं। सूरज ने उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और तेजी से अपने घर की तरफ बढ़ गया। इधर गबरू और जगरू आपस में खुसर पुसर करने लगे। गबरू बोला कि देख भाई जगरू, कुछ भी कहो, ये सूरज तो बहुत आगे निकल रहा है। देख रहे हो कैसे ठाठ से दो मजदूरों को साथ लेकर जा रहा है। इतनी जमीन का मालिक बना बैठा है और दिन ब दिन इसकी तरक्की देखकर मेरा तो खून जलता है। जगरू ने उसकी बात में हाँ मिलाते हुए कहा कि बात तो तेरी 16 आने सच है भाई, पर हमारे होते हुए ये ससुरा इतना सुखी कैसे रह सकता है? इसका तो कुछ न कुछ इलाज करना ही पड़ेगा। गबरू हंसकर बोला कि अरे, इलाज की क्या बात है, बस इतना ध्यान रखना है कि इस सूरज का ब्याह ना होने पाए। जब तक इसके घर में बहू नहीं आएगी ये ऐसे ही अकेले भागता रहेगा। एक बार शादी हो गई तो इसकी जड़ें जम जाएंगी, फिर इसे हिलाना मुश्किल होगा। तू फालतू की चिंता मत कर, जब तक हम हैं इसका सेहरा नहीं सजने वाला। जगरू ने थोड़ा डरते हुए कहा कि अरे भाई, तू जानता नहीं है, इसके सिर पर गांव के मुखिया रामदीन जी का हाथ है। वो बड़े रसूख वाले आदमी हैं और अगर उन्होंने ठान लिया तो वो इसकी शादी करवा के ही दम लेंगे। मुझे तो पक्का यकीन है कि वो कोई ना कोई रिश्ता ढूंढ लाएंगे। ये सुनकर गबरू चिढ़ गया और बोला कि अरे, तू किसकी तरफ से बोल रहा है? हमारे सामने मुखिया वकिया कुछ नहीं है। अगर भगवान भी नीचे आ जाए तो भी हम इसकी शादी होने नहीं देंगे। हमारी नज़र जिसके ऊपर पड़ गई उसका काम बिगड़ना तय है। चलो अब यहाँ से उठते हैं, बहुत देर हो गई यहाँ बैठे बैठे। उधर सूरज मजदूरों को लेकर अपने घर पहुंच गया। घर के अंदर घुसते ही उसने आवाज लगाई कि माँ, क्या खाना तैयार है? मैं मजदूरों को अपने साथ ही ले आया हूँ, बेचारों को बहुत जोरों की भूख लगी है। तुम जल्दी से थाली लगा दो ताकि ये लोग खाना खा सकें। माँ ने मुस्कुराकर कहा कि हाँ बेटा, तू बिल्कुल सही समय पर आया है। मेरा सारा खाना बनकर तैयार है, बस तू परोस दे और इन्हें खिला दे। सूरज ने बड़े प्यार से दोनों मजदूरों को बिठाया और उन्हें भरपेट खाना खिलाया। खाना इतना स्वाद था कि दोनों मजदूर ऐसे खाने लगे जैसे कई दिनों के भूखे हो। खाना खाने के बाद मजदूरों ने सूरज से कहा कि भैया, अब हमें जाने की इजाजत दीजिए। सूरज ने कहा कि हाँ भाइयों, आराम से जाना, पर एक बात याद रखना, कल एकदम सही समय पर खेत पहुंच जाना, क्योंकि कल हमें बीज बोने का सारा काम हर हाल में खत्म करना है। मजदूरों ने हामी भरी और वहां से चले गए।
उनके जाने के बाद माँ सूरज के पास आई और बोली कि बेटा, मुझे तुझसे एक बहुत ज़रूरी बात कहनी है। सूरज ने पूछा कि क्या बात है माँ, तुम इतनी गंभीर क्यों लग रही हो? क्या कुछ बुरा हुआ है क्या? माँ ने पास बैठकर कहा कि बेटा, आज सुबह तेरे मामा जैसे रामदीन भैया आए थे। वो कह रहे थे कि परसों तुझे देखने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं। उन्होंने साफ साफ कहा है कि तू उस दिन कहीं बाहर मत जाना और अच्छे कपड़े पहनकर तैयार रहना। सूरज ने हंसते हुए कहा कि अरे माँ, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। मुझे लगा पता नहीं क्या बात हो गई। आने दो देखने वालों को, इसमें डरने या घबराने जैसी कौन सी बात है? पहले भी तो कई लोग आए ही हैं। माँ ने थोड़ा दुखी होकर कहा कि बेटा, घबराने वाली बात है। तू भूल गया क्या कि ये कोई पहली बार नहीं हो रहा? पहले भी कई बार बात होते होते रह गई है। ये 5वीं बार है जब कोई तुझे देखने आ रहा है। तुझे तो पता ही है कि हमारे गांव में वो 2 दुश्मन गबरू और जगरू बैठे हैं। उनकी वजह से ही पहले के रिश्ते टूटे हैं। ये बात किसी भी हाल में उन दोनों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर उन्हें पता चला कि कोई मेहमान आने वाला है तो वो फिर से कोई ना कोई खिचड़ी पका देंगे। हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी। सूरज ने अपनी माँ को दिलासा देते हुए कहा कि माँ, तुम अब फालतू की चिंता छोड़ दो। इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा जैसा पहले हुआ था। अगर ऊपर वाले ने चाहा तो तुम्हारी बहू बहुत जल्द इस घर की दहलीज पार करेगी और तुम्हारी सेवा करेगी। देखते ही देखते समय का पहिया घूमा और वो दिन भी आ गया जिसका सबको इंतजार था। तीसरी सुबह होते ही मुखिया रामदीन जी मेहमानों को साथ लेकर सूरज के घर की तरफ निकल पड़े। रामदीन जी के साथ 2 अजनबियों को नए कपड़ों में जाते देख गबरू की नजर उन पर पड़ गई। गबरू का दिमाग तुरंत छनका और वो समझ गया कि हो न हो ये लोग सूरज के लिए रिश्ता लेकर आए हैं। गबरू तुरंत भागते हुए जगरू के पास पहुंचा और चिल्लाकर बोला कि अरे ओ जगरू, तू यहाँ बैठा मक्खियाँ मार रहा है और वहाँ मुखिया जी मेहमानों को लेकर सूरज के घर पहुंच भी गए। आज तो लगता है कि उसका रिश्ता पक्का हो ही जाएगा। तू बस हाथ मलता रह जाएगा। जगरू ने अंगड़ाई ली और बड़े इत्मीनान से बोला कि अरे भाई, तू इतना परेशान क्यों होता है? क्या हमारी जोड़ी के सामने आज तक कोई टिक पाया है? बस तूने खबर दे दी, इतना ही हमारे लिए बहुत है। अब तू एक काम कर, हम यहाँ फालतू की बहस छोड़कर गांव के बाहर वाले रास्ते पर चलते हैं। वहां हम उन मेहमानों के वापस आने का इंतजार करेंगे। जैसे ही वो बाहर निकलेंगे हम अपना खेल शुरू कर देंगे और उनकी बातों में ऐसी गांठ लगाएंगे कि शादी का नाम भी नहीं लेंगे। उधर मुखिया रामदीन जी मेहमानों को लेकर सूरज के घर पहुंच चुके थे। सूरज की मां ने मेहमानों का बहुत ही शानदार स्वागत किया। उन्होंने घर की साफ सफाई पहले से ही कर रखी थी। रामदीन जी ने दोनों तरफ के लोगों का एक दूसरे से परिचय करवाया और हंसी मजाक का माहौल बना दिया। मां ने मेहमानों के लिए कई तरह की मिठाइयाँ और नाश्ता परोसा। मेहमान सूरज के घर की इज्जत और खातिरदारी देखकर बहुत खुश हुए। थोड़ी देर बाद रामदीन जी ने कहा कि बहन, अब देर मत करो, जरा सूरज को बाहर बुलाओ ताकि ये लोग लड़के को देख लें और फिर हम बात को आगे बढ़ा सकें। मां ने आवाज लगाई कि बेटा सूरज, जरा बाहर तो आना। सूरज जैसे ही मेहमानों के सामने आया, उसे देखते ही सब खुश हो गए। सूरज का सीधा साधा स्वभाव और उसकी तंदुरुस्ती देखकर मेहमानों को वो पहली ही नजर में पसंद आ गया। मुखिया जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बहन, लड़का तो इन्हें पसंद आ गया है, अब बस लेन देन और रस्मों की बात बाकी है। तुम बताओ तुम्हारी क्या मांग है? माँ ने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया कि भैया, आप मेरे बड़े भाई और इस घर के रक्षक हो। मैं आपके सामने क्या बोल सकती हो? इस शादी का सारा काम काज अब आपको ही संभालना है। मैं तो एक औरत हूँ और इस घर में पुरुष के नाम पर बस आप ही बड़े हो। आपको जैसा ठीक लगे अपने हिसाब से सब तय कर लीजिए। रामदीन जी बोले कि ठीक है बहन, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि सब अच्छे से हो जाए, पर बाद में मुझसे यह मत कहना कि भैया आपने कुछ कमी छोड़ दी। माँ ने फिर से वही कहा कि भैया, मैंने पहले ही कह दिया है कि जो आप करेंगे वही मुझे मंजूर होगा। आप बड़े हैं और बड़ों का फैसला कभी गलत नहीं होता। रामदीन जी ने एक बड़े बुजुर्ग की तरह सारी रस्में निभाई और सूरज का रिश्ता पक्का कर दिया। शादी की तारीख और बाकी बातें भी तय हो गईं। जब मेहमानों के जाने का समय आया
तो रामदीन जी ने उन्हें एक कोने में ले जाकर धीरे से समझाया कि देखिए, जब आप गांव से बाहर जाएंगे तो रास्ते में आपको दो लड़के बैठे मिलेंगे। वो इस गांव के सबसे बड़े शरारती तत्व है और दूसरों का काम बिगाड़ना ही उनका पेशा है। आप लोग जरा उनसे सावधान रहिएगा, उनकी बातों में मत आना। मेहमानों ने हंसकर जवाब दिया कि मुखिया जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हमें ऐसे लोगों से निपटने में बहुत मजा आता है। हम जानते हैं कि उन्हें कैसे संभालना है। मेहमान मुखिया जी से विदा लेकर जैसे ही गांव की सीमा पर पहुंचे, गबरू और जगरू उनके सामने सीना तान कर खड़े हो गए। मेहमान समझ गए कि ये वही दो लोग हैं जिनके बारे में मुखिया जी ने बताया था। उन्होंने मन ही मन सोचा कि चलो इन्हें आज थोड़ा सबक सिखाते हैं। गबरू ने अनजान बनते हुए पूछा कि अरे भाइयों, आप लोग बाहर से आए लगते हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको इस गांव के बारे में कुछ जानकारी चाहिए। मेहमानों ने भी खेल खेलते हुए कहा कि हाँ भाई साहब, आपकी बात एकदम सच है। हम इसीलिए रुक गए ताकि आप जैसे समझदार लोगों से कुछ पूछ सकें। जगरू ने सीना चौड़ा करते हुए कहा कि हाँ भाई, पूछो क्या पूछना है, हम तो यहाँ की एक एक खबर रखते हैं। मेहमानों ने अनजान बनते हुए पूछा कि भाई, हम लोग तो पास के गांव से आए हैं और यहाँ सूरज नाम के लड़के का रिश्ता देखने आए थे। तुम लोग इसी गांव के हो तो बताओ कि सूरज कैसा लड़का है। गबरू ने मौका पाकर तुरंत झूठ बोलना शुरू किया और बोला कि अरे, तुम उस सूरज की बात कर रहे हो जिसे अचानक द्वारे पड़ते हैं और जो दिन भर नशे में डूबा रहता है। क्या तुम वाकई अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में देने वाले हो। मेहमानों ने सिर हिलाते हुए कहा कि अच्छा, ऐसी बात है। तुमने तो हमारी आंखें खोल दी। वैसे उसकी माँ कैसी है, उनके बारे में भी कुछ बता दो। गबरू ने जगरू की तरफ इशारा किया और कहा कि भाई, माँ के बारे में तो ये जगरू ही बताएगा, वो ज्यादा अच्छे से जानता है। जगरू ने अपनी बात में मिर्च मसाला लगाते हुए कहा कि अरे भाई, तुम लोग तो जैसे आफत के मुंह में जा रहे हो। वो बुढ़िया इतनी खतरनाक है कि मैं क्या बताऊं। कल की ही बात ले लो, वो इतना नशा करके गांव की पानी वाली टंकी पर चढ़ गई थी कि उसे होश ही नहीं था। हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से देखा कि वो वहां नशे में झूम रही है। मेहमानों ने हैरानी जताते हुए कहा कि अच्छा, तो वो बूढ़ी अम्मा भी नशा करती है। भाई, अगर और कुछ भी पता हो तो बता दो ताकि हम बच सकें। गबरू ने बड़े प्यार से कहा कि अरे भाई, आराम से बैठो, इतनी जल्दी क्या है। जगरू, जरा इन्हें असली वाली बात तो बता दे। जगरू ने फुसफुसाते हुए कहा कि भाइयों, सूरज के बारे में एक और कड़वा सच सुन लो। उसकी पहले भी 2 बार शादी हो चुकी है, पर पता नहीं क्या बात है कि शादी के 4-5 दिन बाद ही उसकी बीवी मर जाती है। अगर तुम अपनी बेटी की जान खतरे में डालना चाहते हो तो खुशी खुशी ये शादी कर दो। मेहमानों ने मुस्कुराते हुए कहा कि अच्छा, तो अब हम अपना काम शुरू करें या कुछ और भी कहना बाकी है। गबरू ने पूछा कि कैसा काम भाई, हम कुछ समझे नहीं, जरा खुलकर बताओ। मेहमानों ने कहा कि दरअसल बात यह है कि जब हम घर से निकले थे तो हमारी समधन ने हमें कुछ खास मिठाई दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर रास्ते में कोई बहुत ज्यादा दुखी या परेशान आदमी मिले तो उसे ये मिठाई जरूर खिला देना। अब तुम दोनों ने हमें इतनी बड़ी सच्चाई बताई है तो हमारा फर्ज बनता है कि तुम्हें वो बढ़िया मिठाई खिलाएं। मिठाई का नाम सुनते ही गबरू के मुंह में पानी आ गया। उसने जल्दी से कहा कि हाँ भाई, मुझे तो मिठाइयाँ बहुत पसंद है, जल्दी खिलाओ। मेहमानों ने कहा कि ठीक है, तो तुम दोनों अपनी अपनी आंखें बंद कर लो और सीधे खड़े रहो। हम तुम्हें ऐसी मिठाई खिलाएंगे कि तुम्हारा सारा दुख दर्द गायब हो जाएगा। गबरू और जगरू खुशी के मारे अपनी आंखें बंद करके खड़े हो गए। उन्हें लगा कि अब वाकई में कोई महंगी मिठाई मिलने वाली है। जैसे ही उन्होंने आंखें मूंदी, दोनों मेहमानों ने अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ाई और उन पर टूट पड़े। उन्होंने गबरू और जगरू को उठा उठाकर पटकना शुरू कर दिया, कभी लात तो कभी घूंसे। मेहमानों ने उनकी जमकर धुलाई की। गबरू और जगरू को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि यह मिठाई के बदले उन्हें मार क्यों पड़ रही है। काफी देर तक उनकी मरम्मत करने के बाद मेहमान रुके। मेहमानों ने चिल्लाकर कहा कि अरे ओ गांव के दुश्मनों, तुम दोनों इस गांव के लिए किसी आफत से कम नहीं हो। झूठ भी इतना घटिया बोलते हो कि कोई भी सुनकर दंग रह जाए। तुम लोग इंसान नहीं बल्कि इंसानियत के नाम पर धब्बा हो। एक शरीफ और मेहनती लड़के को तुम इस तरह बदनाम कर रहे हो और तुम्हें इतनी अक्ल भी नहीं है कि जो बूढ़ी माँ ठीक से चल नहीं सकती
वो भला पानी की टंकी पर कैसे चढ़ जाएगी? ये बात तो कोई बच्चा भी नहीं मानेगा। हमने तुम्हें इसीलिए पीटा है ताकि अगली बार किसी का घर उजाड़ने से पहले तुम 100 बार सोचो। अच्छी तरह सबक सिखाने के बाद मेहमान वहां से हंसते हुए चले गए। गबरू और जगरू अपना सूझा हुआ चेहरा लेकर और बंदरों की तरह मुंह लटकाकर चुपचाप अपने अपने घर की तरफ भाग निकले। वक्त बीतता गया और आखिर वो दिन आ ही गया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। सूरज की शादी बहुत ही धूमधाम से हुई और पूरे खुशहालीपुर गांव में दावत दी गई। घर में नई बहू का आना किसी रोशनी के आने जैसा था। सूरज की पत्नी न केवल दिखने में सुंदर थी बल्कि बहुत ही सुलझी हुई और समझदार भी थी। सूरज की बूढ़ी माँ को तो जैसे बुढ़ापे में जन्नत मिल गई हो। वो अपनी बहू के लाड प्यार और सेवा से बहुत खुश रहने लगी। बहू भी बहुत मेहनती थी। उसने घर की सारी जिम्मेदारी ऐसे संभाल ली जैसे वो हमेशा से वही की हो। सूरज और उसकी माँ का जीवन अब पूरी तरह खुशियों से भर गया था। लेकिन कहते हैं ना कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। धीरे धीरे साल बीतते गए और एक दिन ऐसा आया जब सूरज की माँ और गांव के भले मुखिया रामदीन जी अपनी उम्र पूरी करके इस दुनिया से विदा हो गए। सूरज के लिए यह किसी बड़े पहाड़ टूटने जैसा था। जिन दो लोगों ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया और हर मुश्किल में उसका साथ दिया, उनके चले जाने से वो अंदर से बिल्कुल टूट गया था। उसे लगने लगा कि उसके सिर से साया उठ गया है। कई दिनों तक घर में मातम छाया रहा, लेकिन फिर सूरज की पत्नी ने उसे बड़े प्यार से संभाला और समझाया कि जिंदगी को आगे बढ़ाना ही पड़ता है। एक दिन शाम को सूरज की पत्नी ने उससे कहा कि अब आप अपनी खेती बाड़ी के साथ साथ कुछ और काम क्यों नहीं शुरू करते? खेत का सारा काम तो अब मजदूर देख ही लेते हैं। आपको वहां दिन भर बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों ना आप अनाज का कोई छोटा मोटा व्यापार शुरू करें? सूरज को अपनी पत्नी की बात सही लगी। उसने कहा कि तुम ठीक कह रही हो। मैं भी काफी समय से यही सोच रहा था कि खाली बैठने से अच्छा है कि कुछ नया काम किया जाए। अगले ही दिन से सूरज ने आसपास के गांवों से अनाज खरीदना शुरू किया और उसे शहर ले जाकर अच्छे दामों में बेचने लगा। अगले कुछ महीनों तक यह सिलसिला चलता रहा और देखते ही देखते सूरज की मेहनत रंग लाने लगी। अब वो एक साधारण किसान से बड़ा व्यापारी बन चुका था। पूरे गांव में सबसे ज्यादा पैसा और इज्जत अब सूरज के पास ही थी। इसके बाद उसने अपने काम को और बढ़ाया और शहर में अपना ठिकाना बना लिया। अगले 10 सालों तक उसने शहर में रहकर बहुत संघर्ष किया, दिन रात एक कर दिया और आखिरकार वो शहर का सबसे बड़ा सेठ बन गया। अब उसके पास आलीशान मकान था, नौकर चाकर थे और बहुत सारा धन था। सूरज अपनी इस कामयाबी से बहुत खुश था, लेकिन उसकी पत्नी के चेहरे पर वो खुशी नहीं दिखती थी। शादी को 10 साल से ज्यादा बीत चुके थे, लेकिन सूरज और उसकी पत्नी की कोई संतान नहीं थी। ऊपर से देखने पर तो सूरज ऐसा दिखाता था कि उसे इस बात का कोई दुख नहीं है, पर अंदर ही अंदर वो भी यही सोचता था कि उसके बाद इस सब का क्या होगा। वही सेठानी यानी सूरज की पत्नी तो दिन रात इसी चिंता में घुली रहती थी। वो अक्सर सोचती कि अगर हमारा कोई बच्चा नहीं हुआ तो बुढ़ापे में हमारी देखभाल कौन करेगा? ये इतनी बड़ी जायदाद और धन दौलत किसके काम आएगी? उसने कई लोगों से सुना था कि जिनकी कोई औलाद नहीं होती, बुढ़ापे में उनके नौकर ही सब कुछ हड़प लेते हैं और कभी कभी तो लालच में आकर मालिक को घर से निकाल देते हैं या नुकसान पहुंचा देते हैं। इन डरावने ख्यालों की वजह से सेठानी को रात रात भर नींद नहीं आती थी। एक सुबह उसने सूरज को अपने पास बिठाया और अपने दिल का सारा दर्द कह सुनाया। उसने कहा कि आप तो दिन भर अपने काम में लगे रहते हैं, पर मैं इस सोने घर में अकेली बैठी रहती हूँ। बिना बच्चों के ये बड़ा सा महल मुझे काटने को दौड़ता है। ऐसा लगता है जैसे कोई मेरा दम घोंट रहा है। अब आप पैसे कमाने के साथ साथ कोई ऐसा रास्ता निकालिए जिससे हमारे घर में भी बच्चे की आवाज़ सुनाई दे। मैंने सुना है कि यहाँ से थोड़ी दूर जंगल में एक बहुत पहुँचे हुए महात्मा रहते हैं। लोग कहते हैं कि उनके आशीर्वाद से कई लोगों के घर में खुशियाँ आई है। आप एक बार मेरे कहने से अपना कीमती समय निकालकर उनसे मिलने ज़रूर जाइए। सूरज की पत्नी ने यह भी सुझाव दिया कि सबसे अच्छा तो यह होगा कि आप उन महात्मा को हमारे घर पर ही बुला लाएं। साधु संत सेवा से बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं और अगर हम दोनों मिलकर उनकी तन मन से सेवा करेंगे तो वो ज़रूर हम पर कृपा करेंगे।
सूरज ने अपनी पत्नी की बात सुनकर कहा कि देखो भाग्यवान, इस समय मेरा काम बहुत ज्यादा फैला हुआ है और दुकान पर ग्राहकों की भारी भीड़ रहती है। कारोबार के चक्कर में समय निकालना मुश्किल है, लेकिन तुम्हारी खुशी के लिए मैं कल ही उन सन्यासी बाबा से मिलने जंगल जाऊंगा। अगले दिन सूरज शहर से दूर उस घने जंगल की ओर निकल पड़ा। काफी चलने के बाद उसे जंगल के बीचों बीच एक पुरानी और टूटी फूटी घास फूस की झोपड़ी दिखाई दी। वह झोपड़ी इतनी खराब हालत में थी कि उसकी छत जगह जगह से टूटी हुई थी। उन दिनों बरसात का मौसम शुरू हो चुका था और मरम्मत न होने की वजह से बारिश का सारा पानी झोपड़ी के अंदर ही गिर रहा था। वहां एक और बड़ी मुश्किल यह थी कि बारिश के दिनों में उस जंगल से शहर जाने का रास्ता बिल्कुल बंद हो जाता था। इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि जंगल के ठीक पहले एक बरसाती नाला बहता था, जो बारिश में इतना भयानक रूप ले लेता था कि उसकी लहरें बड़े बड़े हाथियों को भी बहा ले जाए। सूरज ने जब महात्मा की ऐसी हालत देखी तो उसका दिल भर आया। उसने बाबा से बड़े प्यार से विनती की कि महाराज, आपकी यह कुटिया रहने लायक नहीं बची है। बारिश के इन 4 महीनों में आपको यहाँ बहुत तकलीफ होगी। आप कृपा करके मेरे घर चलें और जब तक बरसात खत्म नहीं हो जाती वहीं रहे। मैं आपसे वादा करता हूँ कि जैसे ही बारिश रुकेगी मैं इस जगह पर आपके लिए एक बहुत ही पक्की और सुंदर कुटिया बनवा दूंगा। महात्मा ने पहले तो मना कर दिया और बोले कि बेटा, मैं एक सन्यासी हूँ और साधु संतों का किसी के घर में ज्यादा दिन ठहरना ठीक नहीं होता। सन्यासी तो खुले आसमान के नीचे ही शोभा देता है। सूरज ने फिर हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, खुले आसमान के नीचे भीगना किसी की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। आप मेरे घर को अपना घर मत समझिए। जब तक आप वहां रहेंगे वह घर नहीं बल्कि एक आश्रम की तरह रहेगा। महात्मा ने पहले तो बहुत मना किया, लेकिन सूरज की जिद और उसके भोलेपन को देखकर वो आखिरकार उसके साथ चलने को तैयार हो गए। घर पहुंचने पर सूरज और उसकी पत्नी ने सन्यासी बाबा की इतनी सेवा की कि उन्हें कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं हुई। उन्होंने निस्वार्थ भाव से बाबा का पूरा ख्याल रखा। देखते ही देखते 4 महीने बीत गए और बरसात का मौसम भी खत्म हो गया। अब आसमान साफ हो गया था, नदियों और नालों का पानी कम हो गया था और तालाबों का पानी भी आईने की तरह चमकने लगा था। महात्मा अब अपनी कुटिया में वापस लौटने के लिए तैयार हुए। सूरज उन्हें पूरे सम्मान के साथ विदा करने जंगल की ओर चला। उसने अपने वादे के मुताबिक वहां मजदूरों को लगाकर एक बहुत ही शानदार कुटिया पहले से ही तैयार करवा दी थी। अपनी नई और सुंदर कुटिया देखकर महात्मा बहुत खुश हुए। उन्होंने सूरज से कहा कि बेटा सूरज, मैं तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी की सेवा से बहुत ही प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। तुम चाहो तो मुझसे अपने घर के लिए एक सुंदर और गुणी पुत्र का वरदान मांग सकते हो, जिससे तुम्हारा वंश आगे बढ़े। या फिर तुम मुझसे एक जादुई बर्तन मांग सकते हो। उस बर्तन की खासियत यह है कि वह तुम्हें मनचाहा स्वादिष्ट भोजन तो देगा ही, साथ ही वह तुम्हें इतना धन दौलत भी दे सकता है जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। सूरज तो आखिर एक व्यापारी था। उसके मन में धन की बात सुनकर थोड़ा लालच आ गया। उसे लगा कि औलाद से ज्यादा जरूरी तो पैसा है। उसने महात्मा से वह जादुई बर्तन ही मांग लिया। वह जादुई बर्तन लेकर सूरज बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी अपने घर की ओर चल दिया। सूरज जब वह जादुई बर्तन लेकर घर पहुंचा और अपनी पत्नी को सारी बात बताई तो पत्नी ने अपना सिर पीट लिया। वह सूरज पर बहुत नाराज हुई और गुस्से में बोली कि मैंने आज तक दुनिया में बहुत से बेवकूफ देखे, पर तुम्हारे जैसा कोई नहीं देखा। अरे, जब घर में कोई वारिस ही नहीं होगा तो तुम इस ढेर सारी दौलत का क्या करोगे? जिस एक खुशी के लिए हम पिछले कई सालों से तरस रहे थे और जब भगवान ने खुद मौका दिया तो तुमने उसे लालच में आकर गंवा दिया। पत्नी ने जिद पकड़ ली कि हम अब भी वापस महात्मा जी के पास चलेंगे और उनसे माफी मांगेंगे। उसने कहा कि हम यह जादुई बर्तन उन्हें वापस कर देंगे और बदले में उनसे बस एक संतान का वरदान मांगेंगे। सूरज और उसकी पत्नी तुरंत वापस जंगल की ओर चल दिए और महात्मा जी की कुटिया पर पहुंचे। वहां पहुंचकर पत्नी ने महात्मा जी के चरणों में गिरकर विनती की कि महाराज, हमें यह धन दौलत देने वाला बर्तन नहीं चाहिए। जब इस घर में कोई चहकने वाला ही नहीं होगा तो इस धन का हम क्या करेंगे? आप कृपा करके अपना यह बर्तन वापस ले लीजिए और हमें बस
एक पुत्र का आशीर्वाद दे दीजिए। महात्मा जी ने शांति से सुना और फिर बोले कि बेटी, ये कोई बाजार या दुकान नहीं है कि जब चाहा सौदा ले लिया और पसंद ना आने पर वापस कर दिया। हर चीज़ का अपना एक समय और नियम होता है। हम तो बस भगवान की सेवक है, जो वो हमारे मुंह से कहलवाते हैं वही होता है। एक बार वरदान दे दिया तो उसे बदला नहीं जा सकता। वैसे तुम्हारे पति ने पुत्र न मानकर एक तरह से अच्छा ही किया। पत्नी तमक कर बोली कि इसमें क्या अच्छा हुआ महाराज, इन्होंने तो अपने हाथों से अपना वंश ही खत्म कर दिया। महात्मा जी ने धीरज से कहा कि बेटी, मैं तुम्हारी नाराजगी समझ सकता हूं, पर अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है। सब कुछ करने वाला वही ऊपर वाला है। तुम अब अपने घर लौट जाओ और भगवान का नाम लो, वही सबका मालिक है। जब पत्नी फिर भी शांत नहीं हुई और सूरज को बुरा भला कहती रही, तो महात्मा जी ने एक रास्ता बताया। उन्होंने कहा कि अगर तुम यह जानना चाहती हो कि सूरज ने पुत्र न मानकर क्या अच्छा किया, तो घर लौटते समय रास्ते में उस नाले के पार तुम्हें एक गरीब किसान का घर मिलेगा। आज की रात तुम दोनों वहीं रुकने की जगह मांगना। जब तुम वहां रुकोगी तो तुम्हारी आंखें खुद ब खुद खुल जाएंगी और तुम्हें अपने हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। पत्नी ने सोचा कि आखिर ऐसी क्या बात है जो महात्मा जी खुद नहीं बता रहे और एक अनजान किसान के घर जाने को कह रहे हैं। सूरज और उसकी पत्नी ने फैसला किया कि वे जरूर वहां जाएंगे। उन्होंने शाम होने का इंतजार किया, क्योंकि उन्हें लगा कि अगर दिन में रुकने की जगह मांगेंगे तो शायद किसान मना कर दे। लेकिन रात के समय अगर कोई मुसाफिर मदद मांगता है तो कोई भी भला आदमी उसे मना नहीं करता। जैसे ही सूरज ढला, वे दोनों उस तरफ चल दिए। किसान की कुटिया तक पहुंचते पहुंचते काफी अंधेरा हो गया था। जब वे उस किसान के पास पहुंचे और रात बिताने के लिए जगह मांगी, तो किसान बड़ी उलझन में पड़ गया। उसके पास न तो ज्यादा जगह थी और न ही मेहमानों के रुकने का कोई इंतजाम। उसके पास पूरे घर में बस एक ही खाट थी। जहां जानवर बंधते थे वहां उसने एक बड़ा सा चपटा पत्थर रखा हुआ था, जिसे वह कभी कभी बैठने या लेटने के काम में लेता था। उसके पास पशुओं के नाम पर बस एक गाय और एक बकरी थी। वह किसान बिल्कुल अकेला रहता था। शायद उसकी कभी शादी ही नहीं हुई थी। किसान ने हाथ जोड़कर कहा कि आप मेरे घर आए हैं तो आपका स्वागत है। घर आए मेहमान को मैं भगा तो नहीं सकता, पर सच कहो तो मेरे पास आपके खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं है। मैं खुद बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करता हूं। सेठानी ने मुस्कुराकर कहा कि भाई, तुम खाने की फिक्र मत करो, हमारे पास भोजन का पूरा इंतजाम है। हम जिस घर में भी रुकते हैं वहां के लोगों के लिए भी खाना साथ लेकर चलते हैं। तुम भी हमारे साथ मिलजुल कर खाओ। बस तुम हमें आज की रात अपने यहाँ रुकने की इजाजत दे दो। किसान ने अपनी झोपड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मेरे पास घर में तो जगह नहीं है, लेकिन जहां मेरे जानवर बंधते हैं वहां एक बहुत बड़ा और छपाटा पत्थर रखा है। अगर आप दोनों को कोई दिक्कत ना हो तो आप वहां रात काट सकते हैं। सूरज और उसकी पत्नी ने झट से हामी भर दी और कहा कि हमें कोई परेशानी नहीं है, बस सिर छिपाने की जगह मिल जाए वही बहुत है। दोनों पति पत्नी उस रात किसान की उसी जगह पर रुक गए जहां गाय और बकरी बंधी हुई थी। सूरज दिन भर की भाग दौड़ से बहुत थक गया था, इसलिए पत्थर पर लेटते ही उसे गहरी नींद आ गई। लेकिन उसकी पत्नी की आंखों में नींद कोसों दूर थी। एक तो उसे अपने आलीशान घर के मखमली गद्दों और नरम बिस्तरों की आदत थी, और दूसरा उसका मन उन महात्मा की बातों में उलझा हुआ था। उसे लग रहा था कि आखिर इस गरीब किसान के घर में ऐसी कौन सी बात छुपी है जो उसकी किस्मत बदल देगी। वह लेटी लेटी छत की ओर ताक रही थी कि तभी आधी रात के सन्नाटे में उसे कुछ फुसफुसाहट सुनाई दी। उसने ध्यान से सुना तो उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि वहां बंधी हुई गाय और बकरी बिल्कुल इंसानों की तरह आपस में बातें कर रही थी। उसने तुरंत सूरज को झकझोर कर जगाया। सूरज जैसे ही हड़बड़ाकर कुछ बोलने वाला था, पत्नी ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और चुप रहने का इशारा किया। दोनों पत्थर पर दुबक कर बैठ गए और जानवरों की बातें सुनने लगे। गाय बकरी से कह रही थी कि देख, ये जो सेठ और सेठानी आज यहाँ मेहमान बनकर आए हैं, ये आज जंगल वाले महात्मा के पास गए थे। बेचारी सेठानी बहुत दुखी है, क्योंकि उसके पति ने औलाद के बदले लालच में आकर जादुई बर्तन मांग लिया। बकरी ने सिर हिलाते हुए कहा कि हाँ,
मुझे भी ये सेठ बड़ा लोभी लगता है। इसे अपने धन से इतना प्यार है कि इसने अपने घर के चिराग की भी परवाह नहीं की। तब गाय ने एक बहुत गहरी बात कही। उसने कहा कि नहीं बहन, तू गलत सोच रही है। सूरज ने जो किया वो अनजाने में ही सही, पर बहुत अच्छा हुआ। अगर वो आज महात्मा से बेटा मांग लेता तो वो बच्चा सिर्फ 1 साल तक ही जिंदा रहता। साल भर बाद जब उस बच्चे की मौत होती तो सेठानी उस दुख को झेल नहीं पाती और तड़प तड़प कर अपनी जान दे देती। सच तो यह है कि सूरज की किस्मत में अपनी सगी औलाद का सुख लिखा ही नहीं है। बकरी ने हैरानी से पूछा कि फिर तो ये दोनों बिना औलाद के ही मर जाएंगे? ये तो बहुत बड़ी सजा है। गाय बोली कि नहीं, रास्ता अभी भी खुला है। हमारे मालिक को कल जंगल में एक छोटी सी बच्ची लावारिस पड़ी मिली थी। वो उसे उठाकर घर ले आया है। अगर ये सेठ उस बच्ची को हमारे मालिक से मांग ले और उसे अपनी बेटी बनाकर पाले तो इसकी पूरी किस्मत बदल जाएगी। वो लड़की इसके घर के लिए बहुत भाग्यशाली साबित होगी। लेकिन इसमें एक पेंच है। जब वो लड़की बड़ी हो जाएगी और उसकी शादी का समय आएगा, तब अगर सूरज अपनी मर्जी से उसका रिश्ता तय करेगा तो उसका दामाद मर जाएगा। लेकिन अगर लड़की खुद अपनी मर्जी से अपना जीवन साथी चुनती है तो उसका पति 100 साल से भी ज्यादा जिएगा और इस परिवार का बहुत नाम रोशन करेगा। इतना कहकर गाय और बकरी फिर से शांत हो गए। सूरज और उसकी पत्नी सन्न रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जानवर ऐसी बातें भी कर सकते हैं। पत्नी के मन में कई सवाल उठ रहे थे कि अगर घर में कोई बच्ची है तो उसके रोने की आवाज़ क्यों नहीं आई, और ये अकेला किसान उस नन्ही जान को कैसे संभाल रहा होगा। अपनी शंका दूर करने के लिए उन्होंने सुबह होते ही किसान को बुलाया और सीधा सवाल किया कि भाई, क्या तुम्हारे घर में कोई छोटी बच्ची भी है? किसान की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला कि हाँ मालिक, कल ही मुझे जंगल की झाड़ियों में एक नन्ही सी अभागन बच्ची मिली थी। मैं उसे घर तो ले आया, पर अब सोच रहा हूँ कि बिना किसी औरत के मैं इस छोटी सी जान को पालूं तो कैसे पालूं? मुझे तो इसकी फिक्र खाई जा रही है। सेठानी का दिल तो कल रात की बातों को सुनकर पहले ही उस बच्ची पर आ गया था। उन्होंने तुरंत किसान के सामने हाथ जोड़ दिए और कहा कि भाई, तुम इस बच्ची की चिंता मत करो। तुम ये बच्ची हमें दे दो। हम इसे अपनी सगी बेटी की तरह पालेंगे और रानी बनाकर रखेंगे। इसके बदले में हम तुम्हें इतना धन देंगे कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां बैठकर खाएंगी। सूरज और उसकी पत्नी ने अपना वह जादुई बर्तन निकाला और देखते ही देखते किसान के सामने सोने के सिक्कों का ढेर लगा दिया। किसान बहुत ही सीधा और संतोषी इंसान था। जब उसने देखा कि घर सोने से भर गया है तो उसने खुद ही मना कर दिया। वह बोला कि सेठ जी, अब बस भी कीजिए। मैं गरीब आदमी इतने धन का क्या करूंगा? ये तो मेरे संभालने से भी बाहर है। सूरज और उसकी पत्नी उस नन्ही सी जान को अपनी गोद में लेकर खुशी खुशी अपने बड़े से महल में लौट आए। सेठानी ने उस बच्ची का नाम कविता रखा और उसे अपनी सगी बेटी से भी बढ़कर लाड प्यार दिया। समय का पहिया अपनी रफ्तार से चलता रहा और किसी को पता ही नहीं चला कि वह छोटी सी गुड़िया कब बड़ी होकर एक सुंदर युवती बन गई। समय जैसे पंख लगाकर उड़ गया था। सूरज और उसकी पत्नी को अक्सर लगता कि अभी कल की ही बात है जब वे उसे जंगल के पास से लाए थे। एक दिन सूरज ने अपनी पत्नी से कहा कि देखो, अब हमारी कविता शादी के लायक हो गई है। हमें अब शहर के बड़े घरों में उसके लिए अच्छे रिश्तों की तलाश शुरू कर देनी चाहिए। सूरज की बात सुनते ही उसकी पत्नी चौंक गई और बोली कि खबरदार, ऐसी बात भूलकर भी अपनी जुबान पर मत लाना। क्या तुम भूल गए कि उस रात गाय और बकरी ने क्या कहा था? अगर हम अपनी मर्जी से इसका रिश्ता तय करेंगे तो अनर्थ हो जाएगा। हमारी बेटी जिसे पसंद करेगी वही हमारा भी दामाद होगा और वही हमारी पसंद होगी। हमें बस सही समय का इंतजार करना चाहिए। उधर दूर एक छोटे से गांव माखनपुर में एक गरीब किसान रहता था जिसका एक बेटा था, संतोष। घर में सिर्फ बाप बेटा ही थे। संतोष की माँ का साया उसके सिर से बहुत पहले ही उठ गया था। वे दोनों दिन भर हाड़तोड़ मेहनत करते थे, फिर भी उनका गुजारा ठीक से नहीं हो पाता था। उनके पास गांव में जमीन का एक बहुत छोटा सा टुकड़ा था जिसमें इतनी कम फसल होती थी कि वे 1-2 महीने भी पेट भर खाना नहीं खा पाते थे। आखिरकार तंग आकर बाप बेटा ने फैसला किया कि अब इस गांव में रहने से कोई फायदा नहीं है। वे दोनों काम की तलाश में सुंदरपुर शहर की ओर चल दिए। शहर पहुंचकर
वे कई दिनों तक भटकते रहे, लेकिन किसी ने उन्हें काम नहीं दिया। एक दिन सूरज की बेटी कविता बाजार में कुछ सामान लेने गई थी। वैसे तो उसके पास आने जाने के लिए अपनी गाड़ी थी, लेकिन उसे पैदल चलना बहुत पसंद था। उस दिन उसने लाल रंग के सुंदर कपड़े पहने हुए थे। तभी वहां एक अजीब मुसीबत आ गई। किसी शरारती इंसान ने शहर में एक जंगली सांड छोड़ दिया था, जो लाल रंग देखकर बुरी तरह भड़क जाता था। जैसे ही सांड की नजर कविता के लाल कपड़ों पर पड़ी, वह गुस्से में फुंकारता हुआ उसकी तरफ झपटा। कविता डर के मारे जम गई और सांड उसे उठाकर पटकने ही वाला था कि तभी संतोष और उसके पिता बिजली की फुर्ती से वहां पहुंचे। उन्होंने सांड की पूंछ पकड़ ली और उसे इतनी जोर से घुमाया कि सांड चकरा गया। काफी देर तक जूझने के बाद सांड डरकर वहां से दुम दबाकर भाग खड़ा हुआ। संतोष और उसके पिता ने अपनी जान पर खेलकर कविता की जान बचा ली थी। कविता ने चैन की सांस ली और दोनों को हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया। उसने कहा कि आप लोग बहुत ही भले और नेक इंसान हैं। इस भीड़-भाड़ वाले शहर में तो कोई किसी की मदद नहीं करता, पर आप दोनों तो मेरे लिए फरिश्ते बनकर आए हैं। कविता ने उनसे पूछा कि आप लोग इस शहर में कहाँ रहते हैं और क्या काम करते हैं। संतोष ने उदास होकर बताया कि हम गांव के रहने वाले सीधे साधे लोग हैं और काम की तलाश में यहाँ आए थे, लेकिन हमारी किस्मत खराब है कि अब तक हमें कोई काम नहीं मिला। कविता मुस्कुराई और बोली कि आपने मेरी जान बचाई है, तो अब आपकी जिम्मेदारी मेरी है। आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है, आप मेरे साथ चलिए। उसने आगे कहा कि आज से समझ लो कि आपको काम मिल गया। मैं आप लोगों के रहने और खाने का ऐसा इंतजाम करूंगी कि आपको कभी कोई कमी नहीं होगी। संतोष ने हैरानी से पूछा कि क्या तुम भी कहीं नौकरी करती हो? कविता हंसकर बोली कि नहीं, मैं काम नहीं करती। मैं इस शहर के सबसे बड़े सेठ सूरज की बेटी हूँ। हमारे पिता के पास बहुत बड़ा कारोबार है और हजारों लोग वहां काम करते हैं। लेकिन आप फिक्र न करें, मैं आप दोनों को बहुत सम्मान वाला काम दिलवाऊंगी। आपको कभी यह महसूस ही नहीं होगा कि आप हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। आप जैसे ईमानदार लोग बहुत नसीब से मिलते हैं। कविता उन दोनों को साथ लेकर सीधे अपने पिता के पास पहुंची और बड़े गर्व से बोली कि पिताजी, इन दो लोगों को हमें अपने काम पर रखना है। फिर उसने पूरी बात विस्तार से बताई कि किस तरह इन दोनों ने अपनी जान की परवाह किए बिना उसे उस पागल सांड से बचाया था। सूरज ने जब यह सुना तो वह बहुत खुश हुआ और बोला कि वाकई ये दोनों बहुत हिम्मत वाले और भले लोग हैं। लेकिन अब भी ये शहर में नए नए आए हैं, इसलिए हम इन्हें तुरंत कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं दे सकते। इन्हें पहले यहाँ का काम सीखना होगा। फिलहाल ये हमारी छोटी सी गौशाला में गायों की देखभाल करेंगे। सूरज ने यह भी तय किया कि वह इन्हें बाकी मजदूरों से 3 गुना ज्यादा पगार देगा। इस तरह संतोष और उसके पिता को रहने का ठिकाना और अच्छा काम मिल गया। दिन बीतते गए और संतोष पूरी ईमानदारी से अपना काम करने लगा। सूरज की एक पुरानी आदत थी कि वह रोज सुबह सैर के लिए निकलता था। एक दिन जब वह बगीचे में टहल रहा था तो झाड़ियों में छिपे एक बहुत ही जहरीले सांप ने उसे डस लिया। सांप का जहर इतना तेज था कि सूरज वहीं जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। घर में हड़कंप मच गया। बड़े बड़े डॉक्टर और हकीम बुलाए गए, लेकिन जहर पूरे शरीर में फैल चुका था। सबने हाथ खड़े कर दिए और कह दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता। सेठ जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। पूरा घर रोने लगा और कविता का बुरा हाल था। तभी संतोष अपने पिता के साथ वहां पहुंचा। उसने सूरज के माथे को छूकर देखा और बड़ी उम्मीद से बोला कि आप सब धीरज रखिए, सेठ जी की सांसें अभी पूरी तरह नहीं थमी है। हम जंगल से एक खास जड़ी बूटी ढूंढने जा रहे हैं। अगर भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। बाप बेटा दौड़ते हुए पास के जंगल में गए और थोड़ी ही देर में एक दुर्लभ पौधे की जड़ उखाड़ कर ले आए। उन्होंने उस जड़ी को घिसकर उसका रस सूरज के कान, नाक और आंखों में डाला। फिर संतोष ने कहा कि अब इन्हें तब तक नहलाते रहो जब तक शरीर का जहर पसीने के रास्ते बाहर न निकल जाए। कविता और संतोष ने मिलकर घंटों सूरज को ठंडे पानी से नहलाया। धीरे धीरे सूरज के शरीर में हरकत हुई और कुछ ही देर में वह आंखें खोलकर बैठ गया। अपने पिता को मौत के मुंह से वापस आया देख कविता की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने भावुक होकर संतोष को गले लगा लिया।
उस पल कविता के मन में संतोष के लिए प्यार का दीपक जल उठा। उसे एहसास हुआ कि संतोष न केवल साहसी है बल्कि उसका दिल भी बहुत बड़ा है। सूरज अब पूरी तरह भला चंगा हो गया था। इधर कविता रोज किसी न किसी बहाने से गौशाला जाती और संतोष से मिला करती। धीरे धीरे संतोष को भी कविता से प्यार हो गया, लेकिन वह डरता था कि वह तो एक मामूली नौकर है और कविता इतने बड़े शहर के सबसे अमीर आदमी की बेटी। उसे डर था कि अगर उसने अपने दिल की बात कही तो शायद उसे काम से निकाल दिया जाए। कविता भी अपने पिता की नाराजगी से डर रही थी। उसे यह बिल्कुल नहीं पता था कि उसके माता पिता तो खुद इसी इंतजार में है कि वह अपना जीवन साथी खुद चुने। काफी समय तक दोनों छुप छुप कर मिलते रहे। एक दिन संतोष ने हिम्मत जुटाकर कहा कि कविता, हम इस तरह आखिर कब तक मिलते रहेंगे? हमें अब अपने रिश्ते के बारे में सोचना चाहिए। तुम अपने माता पिता से हमारे विवाह की बात क्यों नहीं करती? कविता ने लंबी सांस ली और बोली कि संतोष, मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी पत्नी बनूं और हम अपनी एक छोटी सी दुनिया बसाएं। मुझे बस डर है कि मेरे माता पिता एक गरीब लड़के को दामाद के रूप में स्वीकार करेंगे या नहीं। देखते ही देखते 6 महीने बीत गए। आखिर एक दिन कविता के सब्र का बांध टूट गया। उसने हिम्मत की और अपनी माँ के पास जाकर सब कुछ सच सच बता दिया कि वह संतोष से बहुत प्यार करती है और उसी के साथ अपना जीवन बिताना चाहती है। उसे लगा था कि माँ गुस्सा करेगी या उसे डांटेगी, लेकिन माँ तो खुशी के मारे उछल पड़ी। उन्हें तो वह पुरानी बात याद थी कि अगर बेटी अपनी पसंद से शादी करेगी तो उसका सुहाग हमेशा सलामत रहेगा। उन्होंने बिना देर किए सूरज से बात की और धूमधाम से कविता और संतोष का विवाह करा दिया। कविता को अपनी जिंदगी की पुरानी सच्चाइयों के बारे में कभी पता नहीं चला। उसे कभी नहीं बताया गया कि वह जंगल से लाई गई एक बच्ची थी या जानवरों ने उसके भविष्य के बारे में क्या कहा था। सूरज और उसकी पत्नी ने इस राज्य को हमेशा के लिए अपने सीने में दफन कर दिया। अब सूरज, उसकी पत्नी, कविता, संतोष और उसके पिता सब एक ही बड़े महल में हंसी खुशी रहने लगे। संतोष ने सूरज के कारोबार को और भी ऊंचाइयों पर पहुंचाया और वह परिवार हमेशा के लिए खुशहाल हो गया।